ये है डिफॉल्ट लॉस गारंटी। ये पहला वाला तो मैंने ऑलरेडी आपको कवर करा रखा है, तो इसको मैं नहीं कराऊंगा, आपका समय ज़्यादा प्रीशियस है। ठीक है, ये दूसरा वाला जो है मास्टर डायरेक्शन, इसको मैंने कवर नहीं कराया था, तो अभी मैं कराना चाहता हूँ। ठीक है, मास्टर डायरेक्शन क्या है? अगर आप ये जो है ना, ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को लेकर के एक आरबीआई सर्कुलर आया था। ये जो आरबीआई सर्कुलर है, यहाँ पर बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ था क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के रूल्स में। ये जो आप देखोगे, ये आरबीआई अपना वेबसाइट में डाला है, आरबीआई का एफएक्यू में भी है, और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स को कवर किया है, बहुत सारा इसको वेबसाइट कवर किया है, यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा शॉर्ट्स बना है इस टॉपिक पे। तो ये टॉपिक है, ये बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है, और यहाँ सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप आरबीआई वेबसाइट जाओगे तो वहाँ पर आपको इतना बड़ा दिखेगा ना कंटेंट, कि आपको याद ही नहीं होगा। अगर आप कोई न्यूज़ चैनल जाओगे तो वहाँ पर भी देखोगे तो बहुत सारा कंटेंट है। इसको कराया सबको, ये है सबको इसको कवर कराया है, लेकिन कोई भी ठीक से कवर नहीं कराया है। बहुत सारा हमारा मेरा कॉम्पिटिटर है ऐसा लोग, जो कि कराए हैं इसको, लेकिन ठीक से नहीं करा पाए हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ठीक से कराना चाहता हूँ और आपको याद भी करा दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं मजाक नहीं कर पाऊंगा, आपको टू द पॉइंट टॉपिक बताना है मुझे। ठीक है, देखो ये जो डायरेक्शंस है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को लेकर के, ये क्या है? शुरुआत में अ, देखा जा रहा था कि हमारे पास जो है इंडिया में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, इसका रूल्स बहुत पुराना हो गया है। तो ये जो रूल्स है, इसको हम लोगों को अपडेट करना था। तो आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई बोला कि चलो यार, एक मास्टर डायरेक्शन लेकर के आते हैं, जहां पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए हम लोग नया नया रूल्स लेकर के आएंगे। जो पुराना रूल्स है उसको ओवरहॉल करेंगे, उसको ठीक करेंगे। इसी के लिए ये मास्टर डायरेक्शन आया। कब आया? 2022 में आया। ठीक है, 2022 में आया। इसका नाम था क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड इशूअर्स एंड कंडक्ट डायरेक्शंस। इसके अंदर बहुत सारा बात कहा गया, लेकिन हम लोग ये बात को नहीं पढ़ने वाले। अभी 2023 में क्या हुआ है कि इस पे भी अमेंडमेंट आ गया है। मतलब तभी रूल्स आया था, अब रूल्स में भी अमेंडमेंट आ गया है। अमेंडमेंट हमारा पढ़ना बहुत जरूरी है। बाकी जगह आप देखिएगा तो अमेंडमेंट आप पढ़ नहीं पाइएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको पूरा एकदम समराइज किया हुआ है। जो भी डायरेक्शन दिया गया है आरबीआई द्वारा, वो 3 कैटेगरी में मैंने बांटा है। ठीक है, एक कार्ड इशूअर्स को लेकर के क्या डायरेक्शन दिया गया है उसको बांटा है। फिर दूसरा, एक मिनट, दूसरा को ब्रांडेड कार्ड को लेकर के क्या डायरेक्शन दिया गया है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और डायरेक्शंस फॉर कार्ड्स इन अदर फॉर्म, कुछ कार्ड जिससे आप पेमेंट करते हैं वो कार्ड अलग अलग फॉर्म में भी रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप वियरेबल, जैसे कि एक घड़ी है, घड़ी में भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अभी कोटक महिंद्रा बैंक ने ये घड़ी एक रिलीज किया था जिससे आप पेमेंट कर सकते थे। तो वो क्या है? वो और कुछ नहीं है, वो कार्ड है इन अदर फॉर्म, है ना। वो कार्ड एक चिप ही तो होगा उसमें, तो कार्ड है इन अदर फॉर्म। तो उसके बारे में भी कुछ डायरेक्शन दिया गया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग कार्ड इशूअर से। कार्ड इशूअर को लेकर के क्या डायरेक्शन दिया गया है? तो कार्ड इशूअर को लेकर के कहा गया है, आरबीआई ने कहा है कि देखो, जो भी कार्ड इशू करता है, जैसे कि बैंक हो गया, एनबीएफसी हो गया, जो कि कार्ड इशू करता है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को इशू करता है, वो लोग जो है बिजनेस क्रेडिट कार्ड को इशू कर सकता है। बिजनेस क्रेडिट कार्ड को इशू कर सकता है विथ एड ऑन कार्ड्स। अब ये बिजनेस क्रेडिट कार्ड क्या होता है ये जानना जरूरी है, एड ऑन कार्ड क्या होता है ये जानना जरूरी है। बिजनेस क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि कोई बिजनेस के लिए हम लोग किसी इंडिविजुअल को या फिर कोई एंटिटी को बिजनेस क्रेडिट कार्ड दे दिए हैं, ताकि वो बिजनेस का एक्सपेंसेस के लिए खर्चा कर सके। लेकिन यहाँ पर एड ऑन कार्ड क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक बिजनेस है आर एंड ग्रेड बी। तो हम जो लैपटॉप खरीदते हैं बिजनेस के लिए, हम जो बिजनेस के लिए टेबल खरीदते हैं, चेयर खरीदते हैं, अपने एम्प्लॉयज के लिए बहुत सारा सामान खरीदना पड़ता है, तो ये सब के लिए हम बिजनेस क्रेडिट कार्ड लिए हैं। इसमें मेरा लिमिट है 1 लाख का। तो मेरे पास जो कार्ड है बिजनेस क्रेडिट कार्ड, ये है प्रिंसिपल कार्ड, जिसमें हम 1 लाख का पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इसके साथ वक्त बहुत एड ऑन कार्ड भी आए मेरे पास। एड ऑन कार्ड होगा तो मेरा जो स्टाफ है या जो मेरा मैनेजर है वो भी पेमेंट कर पाएगा। तो उसके लिए हम एक एड ऑन कार्ड लेकर के आए। तो मेरा जो स्टाफ है वो एड ऑन कार्ड लेकर के आए। तो उसके लिए हम लोगों ने लिमिट सेट किया 50,000। तो अगर उसका 50,000 लिमिट है ना, तो मेरा 50,000 ही हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली पूरा बिजनेस के लिए हमारे पास 1 लाख का दिया गया था क्रेडिट लिमिट। ठीक है, तो मैंने लिमिट लिया था 1 लाख का, लेकिन मेरे अंदर एक एड ऑन कार्ड आ गया, तो मेरा जो लिमिट है वो बढ़ गया। इसको ही बोलते हैं बिजनेस क्रेडिट कार्ड और एड ऑन कार्ड। तो यहाँ पर आरबीआई कहता है कि जो भी कार्ड इशूअर है, जैसे कि बैंक, एनबीएफसी, ये लोग कार्ड इशू कर सकता है, लेकिन लेकिन उन लोगों के पास इफेक्टिव मैकेनिज्म होना चाहिए टू मॉनिटर एंड यूज फंड। कोई भी कार्ड इशूअर जो कि कार्ड इशू कर रहा है, बिजनेस क्रेडिट कार्ड को इशू कर रहा है टू इंडिविजुअल्स या फिर टू एंटिटीज, उनके पास इफेक्टिव मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि वो मॉनिटर कर पाए कि ये जो पैसा है वो एंड में कहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, दे शुड हैव इफेक्टिव मैकेनिज्म टू मॉनिटर एंड यूज ऑफ फंड, ताकि ये मालूम चले कि कहीं ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में तो यूज नहीं हो रहा है, कहीं ये पैसा टेररिस्ट फाइनेंसिंग में तो यूज नहीं हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर आरबीआई ने कहा कि देखो, बैंक या फिर एनबीएफसी जो भी कार्ड इशू करता है, तुम लोग बिजनेस क्रेडिट कार्ड को इशू कर सकता है, विथ एड ऑन कार्ड भी इशू कर सकता है, लेकिन आपके पास एक इफेक्टिव मैकेनिज्म होना चाहिए टू मॉनिटर एंड यूज ऑफ फंड। इसके बाद कहा गया, जो क्रेडिट इशूअर है उनको ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा अबाउट डाउन डाउन क्या उसको बोल सकते हैं, अबाउट सम प्रॉब्लम्स इन पेइंग ओनली द मिनिमम अमाउंट ड्यू। देखिए क्या होता है कि जब आप पेमेंट करने के लिए जाते हैं क्रेडिट कार्ड का, तो वहां पर आपको एक्चुअल अमाउंट दिख रहा होता है, साथ में एक मिनिमम अमाउंट ड्यू भी दिख रहा होता है।
उसका क्या मतलब होता है, मिनिमम अमाउंट ड्यू का मतलब होता है कि कम से कम आप इतना तो पे कर दीजिए इस मंथ में, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में जो आपका मेन अमाउंट है उसको पे कर दीजिएगा। तो हर बार आपको हर महीना एक मिनिमम अमाउंट ड्यू का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर कार्ड इशुअर्स को ये बताना पड़ेगा कि सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करने से आपका मेन अमाउंट पे नहीं होता है, ऊपर से मेन अकाउंट अमाउंट जो है वो धीरे 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 करके बढ़ते रहता है, उसमें कंपाउंडिंग लगते रहता है। तो ये बात जो है ये कार्ड इशुअर्स को बताना पड़ेगा, जो भी कार्ड होल्डर है। कहाँ पर बताएगा, एमआईटीसी के अंदर बताएगा। एमआईटीसी का क्या मतलब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। हालांकि कायदे से तो ये सब बात बताया जाता है, कहाँ पर, टर्म्स एंड कंडीशन में। टर्म्स एंड कंडीशन बहुत बड़ा होता है, तो वहां पर जो भी कार्ड होल्डर है वो तो भूल जाते हैं। तो इसीलिए आरबीआई कहता है कि जो मिनिमम अमाउंट ड्यू का प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को आपको बताना पड़ेगा एमआईटीसी के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर। क्या वर्डिंग से रहेगा, क्या बताना पड़ेगा, मेकिंग ओनली द मिनिमम अमाउंट एवरी मंथ would result in the repayment stretching over months or years with consequential compounded interest payment on your outstanding balance। ये चीज बताना पड़ेगा, ये चीज लिखना पड़ेगा आपको एमआईटीसी के अंदर में, ठीक है, रिगार्डिंग मिनिमम अमाउंट ड्यू। ये सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करने से आपका काम नहीं बनेगा, ठीक है। इसके साथ साथ पास्ट ड्यू रिपोर्टिंग को लेकर के क्या बात कहा गया वो भी हमारा भी जाना जरूरी है। यहाँ कहा गया कि देखो, जो भी क्रेडिट कार्ड अकाउंट में जो भी अकाउंट को तुम पास्ट ड्यू डिक्लेयर कर रहे हो, पास्ट ड्यू बता रहे हो, तो तुम तुरंत नहीं बताओ। एग्जाम्पल क्या होता है कि मान लीजिए कि एक अकाउंट जो है वो पास्ट ड्यू हो गया, तो उसके बाद है ना, बिना कार्ड होल्डर को बताए हुए उसमें पैसा लगने लगता है, पिनल चार्जेस लगने लगता है। तो यहाँ पर आरबीआई बोलता है कि पहले तो तुम तुरंत से उसको चालू मत करो, 3 दिन का समय दो, कार्ड होल्डर को 3 दिन का समय दो, और ये 3 दिन में उसको तुम रिपोर्ट कर दो, कार्ड होल्डर को बता दो कि ए कार्ड होल्डर भाई, तुम्हारा जो है क्रेडिट कार्ड अकाउंट ये पास्ट ड्यू होने वाला है, अगर पेमेंट करना तो कर दो 3 दिन के अंदर, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पास्ट ड्यू डिक्लेयर कर देंगे, पास्ट ड्यू रिपोर्ट कर देंगे, कहाँ पर, सीआईसी के अंदर। सीआईसी मतलब क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जो क्या करता है, जो कि क्रेडिट इसको निर्धारित करता है। तो देख लो कार्ड होल्डर, ये 3 दिन के अंदर तुम कर दो पेमेंट, अदरवाइज ये जो आपका अकाउंट है ये पास्ट ड्यू हो जाएगा, और फिर हम लोग इसको रिपोर्ट कर देंगे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को। ऐसा बात था। तो बिफोर रिपोर्टिंग, पहले तो रिपोर्ट कर देना होगा किसको, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को। लेकिन रिपोर्ट करने से पहले ये इंश्योर करना होगा कि जो प्रोसीजर है जिसे हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं ये बोर्ड अप्रूव्ड हो, और साथ में कार्ड होल्डर को ये चीज मालूम चले, ठीक है। अगर कस्टमर जो है या फिर कार्ड होल्डर जो है ये सेटल कर देता है आफ्टर रिपोर्टिंग, पहले जो है कार्ड इशूअर जो है रिपोर्ट कर दिया सीआईसी को, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को, और उसके बाद कस्टमर पे कर रहा है, उसके बाद कस्टमर ड्यूज जो है वो सेटल कर रहा है, तो इस बात का भी मतलब रिपोर्ट करना पड़ेगा कार्ड इशूअर को। कार्ड इशूअर को बताना पड़ेगा सीआईसी को, अरे सीआईसी भाई ये तो पेमेंट कर दिया यार, तो पेमेंट कर दिया, टेंशन मत लो, तो पेमेंट कर दिया। तो ये बात आपको बताना पड़ेगा विदिन 30 डेज। किसको बताना पड़ेगा, सीआईसी को बताना पड़ेगा, ठीक है। साथ में अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, तो वो डिस्प्यूट हो रहा है उसका डिस्क्लेजर या फिर उसका इन्फॉर्मेशन आप रिलीज नहीं कर सकते हैं बिना डिस्प्यूट को सेटल किए हुए, ठीक है। तो ठीक है, इसको तो ना ध्यान नहीं देना है, बात यहाँ चार चार बात यहाँ ध्यान देना था, ठीक है। कि आपको 3 दिन कम से कम देना पड़ेगा, 3 दिन के बाद ही आप, जैसे ही पास्ट ड्यू हो गया 3 दिन आपको देना पड़ेगा, तब आप पास्ट ड्यू को रिपोर्ट कर सकते हैं, किसको, सीआईसी को रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर सीआईसी को रिपोर्ट करने के बाद कस्टमर पेमेंट कर देता है, सेटल कर देता है ड्यूज को, तब फिर आपको उसको सीआईसी को बताना पड़ेगा कि पेमेंट कर दिया भाई, तुम उसको ठीक कर दो, विदिन 30 डेज काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया। फिर कस्टमर को लेकर के ना बहुत सारा इशू आ रहा था, तो वो इशू को सॉल्व करने के लिए भी कुछ मास्टर डायरेक्शन करना, कुछ डायरेक्शन आया गया, ठीक है। इसमें कहा गया कि देखो, जो भी कार्ड इशूअर होता है, ये लोग जो है ना क्रेडिट कार्ड को लेकर के अलग अलग बिलिंग साइकिल रखता है, हर कंपनी अलग अलग बिलिंग साइकिल रखता है। तो यहाँ पर कस्टमर को भी ये चीज फ्लेक्सिबिलिटी लेने के लिए एक ऑप्शन देना चाहिए, जिसमें कि कस्टमर चुन सकता है, एक बार मॉडिफाई कर सकता है बिलिंग साइकिल को, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, कार्ड होल्डर शैल बी प्रोवाइडेड ऑप्शंस टू मॉडिफाई द बिलिंग साइकिल ऑफ द क्रेडिट कार्ड एटलीस्ट वंस, ठीक है। एक बार कम से कम उन लोगों के पास एक ऑप्शन रहना चाहिए कि वो लोग जो है बिलिंग साइकिल है अपना मॉडिफाई कर सकता है। डेटा सिक्योरिटी भी एक रीजन बना हुआ है, इसको लेकर के क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो भी कस्टमर से आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो भी उसका सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि नाम, पता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जैसे जो नंबर लेते हैं आप, तो बिना कॉन्सेंट का आप ले नहीं सकते हैं, आपको एक्सप्लिसिट कॉन्सेंट लेना पड़ेगा। आप उसे लिखित में आप लेंगे कॉन्सेंट, या फिर डिजिटली में भी आप लिखित में लेंगे, तब जाकर के आप इन्फॉर्मेशन उनका ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इन्फॉर्मेशन ले भी लिए हैं, तब आपको जो है एक्सटेंड लीगल फ्रेमवर्क ऑन डेटा प्रोटेक्शन, इसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल बात हो गया। अब फिर बात आया है अनसॉलिसिटेटेड कार्ड का, ठीक है। ये बहुत बड़ा बात है और इसको आपको जानना चाहिए, हो सकता है कि आपने डायरेक्टली पूछ ले कि अनसॉलिसिटेटेड कार्ड क्या होता है। ये जो है ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। आपने देखा होगा मेरी मम्मी को ना कुछ दिन पहले एचडीएफसी बैंक वाला क्या किया है, सॉरी आईसीआईसीआई बैंक वाला क्या किया है, आपने ही भेज दिया है ये क्रेडिट कार्ड। हम तो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई भी नहीं किया था, हमको आपने भेज दिया।
ये क्या है, बिना मांगे अगर हमको कोई कार्ड दे रहा है तो उस कार्ड को हम लोग बोलते हैं अनसॉलिसिटेटेड कार्ड। अनसॉलिसिटेटेड कार्ड ऐसे अगर दे दिया है तो हमारे पास है ना ऑप्शन रहता है कि हम लोग इसको मना कर दें, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि हमने ले लिया, क्रेडिट कार्ड ले लिया, तो रिन्यू करते समय ना हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग रिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो रिन्यूअल के पास हमारे पास ऑप्शन रहता है टू डिक्लाइन द कार्ड, हम लोग कार्ड को डिक्लाइन कर देंगे, ठीक है। अगर हम लोग या अगर जो कस्टमर है वो क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करवा दिया है, तो अब जो है रिप्लेसमेंट कार्ड जो आएगा वो बिना कंसेंट का नहीं आ सकता है। यानी रिप्लेसमेंट कार्ड जब वो बैंक भेजेगा तब पूछेगा कार्ड होल्डर से कि आपको चाहिए रिप्लेसमेंट कार्ड, अगर वो हम लोगों का एक्सप्लिसिट कॉन्सेंट रहा तभी वो भेज सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने कहा कि अनसॉलिसिटेड कार्ड है, ये आप गलत भेजे हैं, इसको आप जल्दी से क्लोज कर दीजिए, तो उसको क्लोज करना पड़ेगा, बैंक को क्लोज करना पड़ेगा विदिन 7 डेज, 7 वर्किंग डेज, ठीक है। विदिन 7 वर्किंग डेज बैंक को क्लोज करना पड़ेगा अगर हम लोग एक बार बोल दिए कि हम लोग का क्रेडिट कार्ड को जो है क्लोज कर दीजिए। अगर वो 7 दिन के अंदर नहीं क्लोज करता है तो उस केस में उसको पेनल्टी लग जाएगा, बैंक को पेनल्टी लग जाएगा, कितना लगेगा, 500 पर कैलेंडर डे ऑफ द डिले पेएबल टू द कार्ड होल्डर, ठीक। मतलब समझिए 7 दिन के अंदर तो उसको क्लोज करना था, अगर नहीं क्लोज कर पाया तो उसके बाद से पर डे 500 रुपया कार्ड होल्डर के पास आते रहेगा। ये तो कार्ड होल्डर के मजे ही मजे हो गए, ठीक है। कब तक आते रहेगा, जब तक वो अपना अकाउंट बंद नहीं करता है, जब तक कार्ड को क्लोज नहीं करता तब तक पैसा आते रहेगा। और ये पैसा कौन देगा, वही देगा, उसके लिए पेनल्टी हो गया, ठीक है। साथ में अगर मान लीजिए कि क्लोज नहीं किया क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्लोज नहीं किया और उससे कोई फ्रॉड हो गया, कोई फ्रॉड हो गया तो लॉस किसका हो गया, कस्टमर का। तो वो जो फाइनेंशियल लॉस होगा, वो जो लॉस ऑफ टाइम होगा, एक्सपेंसेस होगा, हरासमेंट होगा या फिर मेंटल एंग्विश होगा, उसके लिए पेमेंट कौन करेगा, बैंक या फिर कार इशूअर। तो कार इशूअर अगर मान लीजिए गलती से या फिर वो अपने मार्केटिंग तरीका से एक बार क्रेडिट कार्ड को इशू कर दिया और आप बोले कि हमको नहीं चाहिए, इसको बंद करो, और अगर वो 7 दिन के अंदर बंद कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो 500 पर डे वो देगा आपको। और साथ में अगर वो बंद नहीं किया और वही कार्ड से कुछ लॉस हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, आपको हरासमेंट फील करना पड़ा, मेंटल एंग्विश हुआ, तो उसके लिए भी कंपनसेट करेगा ये कार्ड इशूअर्स। इसके बाद विदिन 30 डेज, अगर मान लीजिए कि विदिन 30 डेज वो काम नहीं करता है, आपका नहीं सुनता है और बंद नहीं करता है, तो उस केस में आप आरबीआई ऑम्बड्समैन के पास भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद कहा गया है कि देखो कोई भी बैंक डेबिट कार्ड इशू नहीं कर सकता है टू सीसी और लोन अकाउंट। सीसी या फिर कैश क्रेडिट अकाउंट क्या होता है, ये तो आपका एक लोन का ही तरीका हो गया ना, लोन का वाला अकाउंट हो गया। तो लोन वाला अकाउंट में आप डेबिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। लोन वाला में तो मोस्टली आप क्रेडिट कार्ड तो यूज कर ही रहे हैं ना, तो डेबिट कार्ड आप इशू नहीं कर सकते। डेबिट कार्ड आप दो ही जगह यूज कर सकते हैं, एक्सेप्शन है सिर्फ दो ही जगह यूज कर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कोई लोन लिया है तो उस केस में वो डेबिट कार्ड से पैसा निकाल सकता है, और किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट से वो डेबिट कार्ड से पैसा निकाल सकता है अगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया गया है तो भी, ठीक है। तो लोन के केस में कोई भी बैंक जो है वो डेबिट कार्ड इशू नहीं कर सकता है, लेकिन एक्सेप्शन है इसका, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये तो देखा कि कार्ड इशुअर्स के लिए बहुत सारा चीज लेकर के आया है आरबीआई, ठीक। इसके बाद कार्ड को ब्रांडेड कार्ड के लिए क्या लेके आया है, को ब्रांडेड कार्ड क्या होता है ये भी जान लीजिए। हम लोगों ने देखा होगा कि अक्सर कुछ कुछ कार्ड में क्या लिखा रहता है, दोनों नाम लिखा रहता है, फ्लिपकार्ट भी लिखा रहेगा और इधर आईसीआईसीआई बैंक रहेगा, कभी कभी एसबीआई रहेगा और यहाँ रहेगा अमेजन, ठीक है। मतलब कि को ब्रांडेड कार्ड, एक जो कार्ड इशू कर रहा है उसका नाम तो रहता ही है हर जगह, जैसे बैंक एनबीएफसी उसका नाम तो हमेशा रहेगा ही, लेकिन साइड में ना एक और नाम रहता है, ये जो साइड वाला नाम है ये मार्केटिंग के लिए ऐड करता है, समझे, तो उसका भी कुछ नाम हो, ठीक है, इसके लिए वो ऐड करता है। तो उसके लिए लेकर के आया है कुछ डायरेक्शंस। इसमें कहा गया है कि अगर कोई को ब्रांडेड कार्ड है, उसमें एसबीआई या फिर कोई बैंक का भी नाम है और साथ में कोई ब्रांड का भी नाम है, तो उसको बताना पड़ेगा कि ये जो है ये को ब्रांडेड अरेंजमेंट है। तो आपको एक्सप्लिसिटली इंडिकेट करना पड़ेगा ऑन द कार्ड अबाउट को ब्रांडिंग अरेंजमेंट। साथ में को ब्रांडिंग पार्टनर जो है वो कभी एडवर्टाइज ऐसा नहीं करेगा कि ये जो कार्ड है ये मेरे द्वारा इशू किया गया है, वो कभी भी ऐसा एडवर्टाइज नहीं कर सकता है। तो को ब्रांडिंग पार्टनर शैल नॉट एडवर्टाइज एज इट्स ओन प्रोडक्ट, ठीक है। हर जगह जितना मार्केटिंग या फिर एडवर्टाइजिंग होगा तो वहां पर कार्ड इशूअर का नाम ही शो होगा, ठीक है। अगर को ब्रांडेड जो को ब्रांडिंग पार्टनर है, जो कि उसमें पार्टनर किया है और अपना नाम लिखवाया है, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं रहना चाहिए ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। मान लीजिए आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इसका इन्फॉर्मेशन सिर्फ कार्ड इशूअर के पास होना चाहिए, और जो पार्टनर किया है वो ब्रांडेड कार्ड में उसके पास नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए यहाँ एसबीआई और फ्लिपकार्ट मिलकर के एक कार्ड लगाया है, तो फ्लिपकार्ट के पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए रिगार्डिंग योर ट्रांजेक्शन, ठीक है। मान लीजिए कि एक बार कार्ड इशू हो गया, उसके बाद थोड़ा सा भी इन्वॉल्व नहीं होगा
जो पार्टनर होगा जो फ्लिपकार्ट है, या फिर कार्ड को ब्रांडेड कार्ड से जो को ब्रांडिंग पार्टनर है वो थोड़ा सा भी इन्वॉल्व नहीं रहेगा, कोई भी प्रोसेस में ये इन्वॉल्व नहीं रहेगा, एक्सेप्ट एक में रह सकता है। किस में रह सकता है? मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हो गया कस्टमर को, तो ग्रीवांस हो गया उनको, तो वो वहाँ पर अगर बोलेगा कि देखो फ्लिपकार्ट ये तुम्हारा ही कार्ड है, इसमें हमको प्रॉब्लम आ गया, तो फ्लिपकार्ट बोलेगा कि हाँ हम मानते हैं, और फिर वो बात करेगा। यानी उस केस में सिर्फ जो को ब्रांडिंग पार्टनर है वो बातचीत कर सकता है, अदरवाइज वो कोई भी प्रोसेस में इन्वॉल्व ही नहीं रहेगा, सिर्फ उसका नाम है बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक। इसके बाद एक और चीज कि कार्ड ट्रांजेक्शन जो है, कार्ड ट्रांजेक्शन जो हो रहा है ये फ्लिपकार्ट रखेगा नहीं, लेकिन दूसरे को बता सकता है। ऐसा क्या होगा कि जो कि ट्रांजेक्शन हम नहीं लेंगे लेकिन आपको बता सकेंगे। तो फिर इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि एक कस्टमर मांग रहा है कि मैं ट्रांजेक्शन के बारे में बताओ, ये फ्लिपकार्ट से मांगने के लिए गया है, तो फ्लिपकार्ट क्या करेगा, ये एसबीआई से मांगेगा और इसको शो कर देगा, ठीक है, लेकिन फ्लिपकार्ट नहीं देखेगा। तो ये थोड़ा अजीब बात नहीं हो गया कि ये एसबीआई से लेगा और इसको बता देगा, लेकिन ये खुद देखेगा नहीं। ये खुद कैसे नहीं देखेगा? ये इसलिए नहीं देख पाएगा क्योंकि ये जो है ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा। ये इन्फॉर्मेशन जो है, ट्रांजेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा, और ये सीधा कस्टमर को मालूम चल जाएगा, फ्लिपकार्ट इसको नहीं देख पाएगा, समझे? या फिर जो को ब्रांडिंग पार्टनर है इसको नहीं देख पाएगा। इसके साथ साथ प्रायर अप्रूवल शैल बी रिक्वायर्ड बाय द बैंक्स और एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई टू बिकम को ब्रांडिंग पार्टनर ऑफ द कार्ड इशूअर्स। ठीक है, मतलब क्या रहा है कि अगर मान लीजिए कोई बैंक है या फिर एनबीएफसी है जो कि आरबीआई के साथ रिलेटेड है, आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, तो उसको अगर को ब्रांडिंग पार्टनर बनना है तो उस केस में उसको कोई भी प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो को ब्रांडेड कार्ड को लेकर क्या क्या बात कहा गया? पहला बात कहा गया कि जब वो को ब्रांडेड कार्ड होगा तो वहां पर एक्सप्लिसिटली इंडिकेट करना पड़ेगा कि ये को ब्रांडेड कार्ड ही है। साथ में जो को ब्रांडिंग पार्टनर होगा वो कभी एडवर्टाइज नहीं करेगा कि ये मेरा प्रोडक्ट है। तीसरा, जो को ब्रांडिंग पार्टनर है इसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा रिगार्डिंग योर ट्रांजेक्शन। चौथा, अगर मान लीजिए कि आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम होता है और वो आता है को ब्रांडिंग पार्टनर के पास, तो उसकी उस केस में, सिर्फ उस केस में ये इन्वॉल्व होगा, उसका हेल्प करेगा, अदरवाइज ये कुछ भी नहीं हेल्प करेगा, ये थोड़ा सा भी इसमें इन्वॉल्व नहीं रहेगा पूरा ट्रांजेक्शन में या फिर पूरा सिस्टम में, सिर्फ इसका नाम पड़ा हुआ, दैट्स इट। लास्ट में, अगर कार्ड के बारे में ट्रांजेक्शन लेना चाहता है कोई कस्टमर, तो उस ट्रांजेक्शन को फ्लिपकार्ट या फिर को ब्रांडिंग पार्टनर जो है वो बता सकता है। कैसे बता सकेगा? इनक्रिप्टेड फॉर्म में ये चुपचाप से ले लेगा, बैंकों से या फिर एनबीएफसी से या फिर कार्ड इशूअर से इन्फॉर्मेशन ले लेगा और शो करा देगा, लेकिन खुद नहीं देखेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में कि जो भी बैंक या फिर एनबीएफसी है जिसको को ब्रांडिंग पार्टनर बनना है तो वो बन सकता है, उसके लिए कोई भी अप्रूवल जरूरत नहीं है। ठीक है, अदर फॉर्म्स। ठीक है, अदर फॉर्म्स का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि अभी कोटक महिंद्रा बैंक जो है अभी एक घड़ी लाया था, ठीक है, उस घड़ी के अंदर ना कार्ड का चिप था, तो कार्ड का चिप था तो उससे पेमेंट हो जाता था। तो वही बोल रहे हैं कि जब कार्ड जो है वो अदर फॉर्म्स में आ गया है, जैसे कि फिटबिट नाम का एक आ गया, उसके अंदर आ गया, मान लीजिए कोई स्मार्ट वॉच है इसके अंदर आ गया, तो उस केस के लिए भी कुछ यहाँ पर लिखा गया आरबीआई द्वारा। यहाँ पर कहा गया कि देखो इस केस में भी अगर मान लीजिए कि आप वेरिएबल्स में इसको डाल रहे हैं और कस्टमर को दे रहे हैं, तो उस केस में भी आपको एक्सप्लिसिट कंसेंट लेना पड़ेगा कस्टमर के साथ, कस्टमर से लेना पड़ेगा। और कहा गया कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो सेम टू सेम कार्ड के जैसा ही होगा, कार्ड के लिए जो जो गाइडलाइंस इशू हो रहा है वो सेम गाइडलाइंस आप पे भी फॉलो होगा जो वेरिएबल्स में कार्ड डाल रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी एक कार्ड है, अल्टीमेटली वहां पर भी तो एक चिप है, तो इसके लिए जो गाइडलाइंस कार्ड के लिए होता है वो गाइडलाइंस इस वेरिएबल के लिए भी होगा। ठीक है, और ये जो अदर फॉर्म्स में लेकर के आएगा यहाँ पर ऑप्शन भी ये लोग देगा, जो कार्ड इशूअर है या फिर वो जो वेरिएबल बेच रहा है वो ऑप्शन भी देगा टू डिजेबल और ब्लॉकिंग द फॉर्म फैक्टर। ठीक है, वो ऐसा डिजेबल करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए बोल सकता है कि नहीं हमको इसमें नहीं चाहिए, हम खड़ी में नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए भी उसके बाद ऑप्शन रहना चाहिए, ऑप्शन कार्ड इशूअर देगा। बस इतना सा बात था। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में रख रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ गया है तो थैंक यू। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक देखने वाले हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है फेज 2 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दो चीज देख रहे हैं, एक डेफ स्कीम को देखेंगे और दूसरा उद्गम पोर्टल को देखेंगे। ठीक है, दोनों आरबीआई का है। ठीक है, दोनों आरबीआई का है और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए दोनों को एक साथ हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग एक कहानी समझते हैं, ये सच समझ में आ जाएगा। ठीक, सबसे पहले तो ये देख लो कि कस्टमर जो होता है ना, कस्टमर वो अपना बैंक अकाउंट पैसा रखता है। तो अगर जो है कस्टमर अपना बैंक अकाउंट में पैसा रखा है और बैंक अकाउंट को भूल गया है, बैंक अकाउंट ऑपरेट करना भूल गया है और 10 साल बीत गया है, 10 साल बीत गया, 10 साल से ये इनऑपरेटेड है, मतलब ऑपरेट नहीं कर रहा है कस्टमर, तो इनऑपरेटेड है। ठीक है, तो अब क्या करेगा जो बैंक्स है,
जो बैंक से जो भी अमाउंट यहाँ पर पड़ा हुआ होगा ना, जो भी अमाउंट इस बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ होगा जो कि 10 साल तक इनऑपरेटेड है, तो उस रुपया को बैंक जो है आरबीआई को दे देगा। ठीक है, आरबीआई को दे देगा। और ये आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई के पास एक फंड है, उसके अंदर डाल देगा। फंड का क्या नाम है, DEAF। ठीक है, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम। ठीक है, इसके अंदर पैसा डाल देगा। तो आपको लगेगा कि यार कस्टमर कस्टमर तो गया, कस्टमर का पैसा जो जमा करके रखा था अपने बैंक अकाउंट में, वो तो उसका हाथ से चला गया, वो तो आरबीआई रख लिया, तो गड़बड़ वाला बात हो गया। नहीं, गड़बड़ वाला बात नहीं हुआ है। आरबीआई बोलता है कि हम एक पोर्टल लॉन्च किए हैं, उद्गम पोर्टल। ठीक है, इस उद्गम पोर्टल में पूरा लिस्ट है कि किसका पैसा कैसा रखा हुआ है, लिस्ट है। लेकिन ये लिस्ट कैसा है, मतलब इस लिस्ट में सिर्फ नंबर है, हर आदमी का पैसा रखा हुआ है, वो एक नंबर है, डिनोट करता है। उस नंबर को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं, रुको एक मिनट देख लेते हैं, यूडीआर फंड बोलते हैं। ये देखो, यूडीआरएन कहते हैं उसको। तो उस फंड का, उस नंबर का, हम लोग उस नंबर को बोलते हैं यूडीआरएन। ठीक है, तो जो भी कस्टमर को लगता है कि उसका जो पैसा है वो अब आरबीआई के पास चला गया है, डेफ स्कीम के अंदर चला गया है, डेफ फंड के अंदर चला गया है, तो वहां से कैसे लेके आएगा, उद्गम पोर्टल में जाएगा, कस्टमर चेक करेगा कि मेरा नाम से वहां पर कोई नंबर है कि नहीं है। अगर कोई नंबर है तो वो नंबर लेगा और बैंक के पास जाएगा कि अरे बैंक, देखो ये नंबर जो है हम उद्गम पोर्टल से लेकर के आए हैं, इसका मतलब कि मेरा जो पैसा है ना वो डेफ स्कीम में चला गया है, तो तुम डेफ स्कीम से वापस कर दो। तो बैंक बोलेगा ठीक है हम वापस कर देते हैं, तुम रिक्वेस्ट कर रहा है ना, तो वापस कर देंगे। और वापस करेंगे तो अमाउंट तो तुमको देंगे ही, साथ में हम इंटरेस्ट भी देंगे। ठीक है, और ये कस्टमर को दे देगा। और एक बार कस्टमर को जब पैसा दे देगा तब वो आरबीआई से पैसा मांग लेगा कि आरबीआई भाई, हम जो है कस्टमर को पैसा दे दिए, अब जो पैसा हम आपके पास रखे थे डेफ स्कीम में वो आप हमको लौटा दीजिए। तो आरबीआई लौटा देगा। ये है खेला। खेला क्या है समझे, कस्टमर जो है अगर आप बैंक अकाउंट में 10 साल तक पैसा रख रहा है या फिर क्या कर रहा है, इनऑपरेट कर रहा है, चला ही नहीं रहा है अकाउंट को, तो 10 साल के बाद बैंक जो है उस पैसा को आरबीआई को दे देगा और आरबीआई जो है डेफ स्कीम के अंदर डाल देगा। डेफ स्कीम में किसका किसका पैसा है वो चीज ये पोस्ट कर देगा उद्गम पोर्टल में। तो जो भी आदमी को लगता है कि डेफ स्कीम में उसका पैसा है तो चेक कर सकता है उद्गम पोर्टल में जाकर के। उद्गम पोर्टल में जाएगा, चेक करेगा, अगर उसका पैसा है तो उसको एक नंबर दिया गया होगा, उस नंबर को लेकर के वो बैंक के पास जाएगा कि देखो इस नंबर का अकाउंट जो है वो मेरा है, यहाँ पर मेरा पैसा रखा हुआ है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हुआ था इसीलिए हम जाकर के पैसा बैंक अकाउंट भूल गए, और क्या बोलते हैं किसी का डेथ हो गया था और हम उसका नॉमिनी थे तो हमको पैसा मिलना चाहिए था लेकिन हम पैसा भूल गए, तो ये जो पैसा है ना ये मेरा हो सकता है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट बोलेगा कि, जो बैंक है वो बोलेगा ठीक है हम देखते हैं, वो चेक करेगा और अमाउंट के साथ उसका इंटरेस्ट भी दे देगा, 10 साल का जो भी इंटरेस्ट बनता होगा वो भी दे देगा। ठीक है, और बैंक दे देगा पहले और बाद में फिर आरबीआई से वो पैसा वापस ले लेगा। यही खेल है। ठीक है, अब हम लोग रीड कर लेते हैं। तो डेफ स्कीम जो है, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम, ये किसके द्वारा फॉर्मुलेट किया गया है, आरबीआई के द्वारा फॉर्मुलेट किया गया है। ये जो स्कीम है ये मई 24 2014 से आया था। तो अब देखते हैं डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम 2014। ठीक है, 2014 नाम में ही है तो 2014 में ही ये लॉन्च किया गया होगा, इसीलिए लिखता है स्कीम हैज कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम मई 2014। ठीक है, आरबीआई के द्वारा फॉर्मुलेट किया गया है डेफ स्कीम भी और ये उद्गम पोर्टल भी, दोनों। ठीक है, तो डेफ स्कीम के बारे में यहाँ पर बोलता है कि बैंक्स बैंक्स के अंदर कमर्शियल बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द क्रेडिट बैलेंस ऑफ अकाउंट्स which have not been operated upon for 10 years or more by the depositor or any amount remaining unclaimed for 10 years or more to deaf। तो वो अमाउंट 10 साल तक जो कस्टमर है वो यूज नहीं किया है, ऑपरेट नहीं किया है या फिर छोड़ दिया है, वो पैसा जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा 10 साल के बाद डेफ स्कीम में, डेफ फंड में। ठीक है, कब ये चीज ट्रांसफर होता है, ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ सब्सिक्वेंट टू मंथ ऑफ कंप्लीटिंग 10 ईयर्स। मान लीजिए कि फरवरी 2024 में 10 साल बीत गया, तो हम मार्च 2024 में ये चीज डेफ स्कीम में डाल देंगे। ठीक है, अब बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर या फिर डिपॉजिटर और लीगल हेयर्स। ठीक है, अगर कस्टमर वापस से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरा पैसा वापस कर दो भाई, डिपॉजिटर वापस से रिक्वेस्ट कर रहा है, या लीगल हेयर्स है वो वापस से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उस केस में बैंक जो है वो रिपे कर देगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद एक क्लेम लॉन्च करेगा फॉर रिफंड फ्रॉम डीईए फंड या फिर डेफ स्कीम मेंटेन बाय आरबीआई, आरबीआई से भी पैसा मांग लेगा। ठीक है, कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है,
ये स्कीम में आप वापस से क्लेम करने के लिए, ठीक है, आप कभी भी क्लेम कर सकते हैं, कभी भी आप बोल सकते हैं कि नहीं यार हमको अपना पैसा चाहिए। कस्टमर कभी भी बोल सकता है हमको अपना पैसा चाहिए, ठीक है। अगर बैंक लिक्विडेशन में है तो उस केस में लिक्विडेटर ये काम करेगा जो अभी बैंक कर रहा है। मान लो कि बैंक जो है वो डूबने वाला है, बैंक का लिक्विडेशन हो रहा है, तो उस केस में डिपॉजिटर जो है जो अपना पैसा मांगना चाहता है तो किससे मांगेगा? बैंक डूब रहा है, किससे मांगेगा? तो लिक्विडेटर से मांगेगा, लिक्विडेटर देगा। उद्गम पोर्टल जो है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और इफ्टास, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड लाइट सर्विसेज, ये दोनों जो है ये होल्डी ओन सब्सिडरी है आरबीआई का, हम लोग को मालूम है। उद्गम पोर्टल का फुल फॉर्म आप याद रख लीजिएगा, अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले सकता है। उद्गम पोर्टल से उसको पैसा मिलेगा नहीं। उद्गम पोर्टल में सिर्फ वो नंबर को देख सकता है और उस नंबर को ले जा करके बैंक में बोल सकता है, तो बैंक उसको पैसा देगा। तो बैंक से वो क्लेम कर सकता है, उद्गम पोर्टल से क्लेम नहीं कर सकता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद लिखा है कि अनक्लेम डिपॉजिट जो होता है क्या होता है उसके बारे में यहाँ बताया है। यूडीआरएन क्या है? अनक्लेम डिपॉजिट रेफरेंस नंबर क्या है? ये बैंक के द्वारा असाइन किया जाता है टू ईच अनक्लेम्ड अकाउंट जो कि डीईएफ में जा रहा है। जो डीईएफ में जा रहा है और डेफ फंड में जा रहा है तो उसमें एक नंबर एलोकेट किया जाता है बैंक के द्वारा। ये नंबर को हम लोग यूज करते हैं सो दैट अकाउंट होल्डर या फिर बैंक ब्रांच जो है जहां पर अकाउंट मेंटेन किया गया है वो आइडेंटिफाई कर सके आपस में और थर्ड पार्टी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि उद्गम पोर्टल में हम मान लीजिए कि कुमार आर्यन के बारे में, कुमार आर्यन का जो अनक्लेम्ड अकाउंट है इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिए हैं, ठीक है, बैंक ब्रांच इसका लिख दिए हैं यहाँ पर ही, ठीक है, कुमार आर्यन का बैंक ब्रांच लिख दिए हैं यहाँ पर, कहाँ पर ब्रांच है, कितना रुपया है इसका, यहाँ पर ये भी लिख देंगे। तो क्या हुआ, थर्ड पार्टी ऐप जो है वो देख लेगा कि यार इसके पास तो खूब पैसा है, कुमार आर्यन के पास, तंग करने लगेगा। इसके लिए यही कह रहा है कि हम लोग इसको एक नंबर दे देते हैं, एक नंबर दे देते हैं, कुमार आर्यन का ये नंबर है, उस नंबर में ही सब कुछ छिपा हुआ है, तो इसमें क्या थर्ड पार्टी जो है वो कुछ भी चेक नहीं कर सकता है ना, बस यही है। और इसके बाद फिर कहा है कि अभी जो है पब्लिक सेक्टर बैंक का अनक्लेम डिपॉजिट थोड़ा कम हुआ है। इसका मतलब कि बहुत सारे लोग जो है उसको थोड़ा सा बुद्धि हो रहा है और वह जाकर के पैसा को क्लेम कर रहा है। इतना ही इसका खेला था, बस हो गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मूव करूंगा, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग देखेंगे सरफेसी एक्ट के बारे में। ये जो सरफेसी एक्ट है ये मेंशन हुआ है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आरबीआई सर्कुलर में, इसके लिए हम लोग इसको देख रहे हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसके लिए मैंने आपको एक चार्ट दिया है यहाँ पर, ये चार्ट पे हम लोग पूरा कहानी समझ लेंगे, ठीक है, और बाद में एक रीड कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आरबीआई सर्कुलर में क्या कहा है, सरफेसी एक्ट क्या बोलता है, इसके बारे में यहाँ समझेंगे। तो कहानी सुनिए। सबसे पहले जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये लोग जो है लोन देता है, लोन जब देता है तो साथ में उसके बदले में कोई सिक्योरिटी ले लेता है, कोई गिरवी रख लेता है कोई सामान। तो बैंक के पास ये पावर रहता है कि अगर ये जो बोरोवर है ये डिफॉल्ट कर गया, मेरा लोन जो है वो रिपे नहीं किया, तो उस केस में उसका दिया गया जो सिक्योरिटी है उसका हम पोजीशन ले सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम सेल भी कर सकते हैं, लीज पे भी डाल सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं, और हमको कोर्ट का परमिशन नहीं चाहिए होगा। तो ये जो पावर देता है बैंक और एफआई को कि वो जो है सिक्योरिटी को पॉजेस कर सकता है, सेल कर सकता है, लीज में डाल सकता है, मैनेज कर सकता है अगर बोरोवर जो है डिफॉल्ट करता है। तो ये जो पावर है बैंक और एफआई का, ये पावर किसके द्वारा दिया गया है? इस एक्ट के द्वारा दिया गया है, सरफेसी एक्ट 2002 के द्वारा दिया गया है। ये जो एक्ट 2002 में आया था, और इस एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये जो फुल फॉर्म है ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। ये तो नॉर्मल बात है। सर्कुलर में क्या बात कहा गया? सर्कुलर में कहा गया कि देखो जो भी बैंक्स और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि सिक्योरिटी को पॉजेस कर रहा है या फिर सेल या फिर लीज कर रहा है, मैनेज कर रहा है, यानी कि जो भी गिरवी हुआ सामान बैंक अपने पास रखा है उसका इंफॉर्मेशन उसको देना पड़ेगा अपने वेबसाइट में। तो जो भी बैंक कोई भी सिक्योरिटी को अपने पास रखा है तो वो इन्फॉर्मेशन अपना वेबसाइट में दे देगा कि ये जो सिक्योरिटी है ये मेरे हाथ में है, लेकिन ये जो सिक्योरिटी है इसका असली मालिक वो था, लेकिन उसने पेमेंट नहीं किया, इसीलिए ये जो अमाउंट है, ये जो सिक्योरिटी है ये मेरे पास रखा हुआ है, इस बैंक के पास रखा हो गया है, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको देना पड़ेगा वेबसाइट के अंदर, और साथ में मंथली इसको अपडेट भी करना पड़ेगा। ये सर्कुलर का कहना है। नॉर्मल सरफेसी एक्ट में क्या होता है? सरफेसी एक्ट जो है वो पावर देता है बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि अगर आपका डिफॉल्टिंग बोरोवर है तो उसका जो सिक्योरिटी है उसको आप पोजेस कर सकते हैं, सेल या फिर लीज कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। कौन कौन सा बैंक में ये फॉलो किया जाएगा, कौन कौन सा बैंक में ये एप्लीकेबल है? तो कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक के अंदर आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और
स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सब बैंक आ गया। एनबीएफसी में भी सारा एनबीएफसी आ गया, सारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आ गया यानी कि एआरसी आ गया, और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आ गया जैसे कि एक्सिम बैंक, नाबार्ड, ये सब भी आ गया। समझे? तो ये लोग पे एप्लीकेबल है कि जो भी डिफॉल्टिंग बोरोवर का सिक्योरिटी होगा जो आप अपने पास रख रहे हैं, उसका इन्फॉर्मेशन आप वेबसाइट में दे दीजिए, अपना वेबसाइट में दे दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो बायर होगा, जो उस वेबसाइट को खरीदना चाहता है, ठीक है, उसको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि ये जो सामान है ये किसका पोजीशन में है, ये सामान है किसका, ओरिजिनल बायर इसका है कौन, वो मालूम चल जाएगा, तब ये खरीद पाएगा, ठीक है, और वेरीफाई कर पाएगा सेलर को, ठीक है। बस यही कहानी है, इसको रीड कर लेते हैं। सरफेसी एक्ट का फुल फॉर्म यहाँ पर बताया गया है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये जो एक्ट है ये इंपावर करता है बैंक को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि ये जो सिक्योरिटीज का पोजीशन ले पाए और उसको सेल भी कर पाए विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। सबसे पहले बैंक जो है वो इशू करेगा नोटिस टू डिफॉल्टिंग बोरोवर्स, और नोटिस में क्या लिखेगा कि 60 डेज पीरियड के अंदर अपना जो लाइबिलिटी है वो चुकता कर दो। अगर 60 डेज के अंदर वो अपने लाइबिलिटीज को चुकता नहीं करता है, ठीक है, व्हेन द डिफॉल्टिंग बोरोवर फेल्स टू कंप्लाई विद इन द बैंक नोटिस, तो सरफेसी एक्ट जो है ये पावर दे देगा बैंक्स को और एफआई को कि ये पोजीशन ले सकता है लोन सिक्योरिटी का, उसको सेल कर सकता है, लीज कर सकता है, या फिर किसी और को बेच भी सकता है, ठीक है, और मैनेज भी कर सकता है और किसी आदमी को रख सकता है मैनेज करने के लिए। सर्कुलर में कहा गया कि जो रेगुलेटेड एंटिटीज है जो कि सिक्योर्ड क्रेडिटर है और वो क्रेडिटर है और वो पोजीशन लेने वाला है, वो जो सिक्योरिटी है वो रखने वाला है, तो उसको इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना पड़ेगा, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ बोरोवर्स, ठीक है, और ये जो इंफॉर्मेशन है ये वेबसाइट में रहेगा और मंथली अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी पोटेंशियल बायर है इसके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा, जो एसेट खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है, ठीक है, और वो देख भी सकता है, वेरीफाई भी कर सकता है कि उसका ओरिजिनल मालिक कौन है, उसका टाइटल होल्डर कौन है, उस एसेट का टाइटल होल्डर कौन है। तो ये सर्कुलर है, सर्कुलर में पहली बार कहा कि ये लिस्ट लेकर के आना, तो लिस्ट कब लाना पड़ेगा, तो इसके लिए कहा कि 6 मंथ के अंदर पहला लिस्ट आ जाना चाहिए बैंकों के द्वारा, 6 मंथ के अंदर पहला लिस्ट आ जाना चाहिए। 6 मंथ कहाँ से काउंट होगा, सर्कुलर से काउंट होगा। सर्कुलर जो आया था वो सितंबर 2023 में आया था, तो वहां से काउंट होगा, यानी कि मार्च 2023 तक आपको पहला लिस्ट जारी कर देना होगा बैंक्स और एफआई को, ठीक है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा, नेम ऑफ ब्रांच, स्टेट, बोरोवर, गारंटर, ये सब का नाम रहेगा, फिर रजिस्टर्ड एड्रेस रहेगा बोरोवर का और गारंटर का, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना अमाउंट बचा हुआ है वो रहेगा, एसेट का क्लासिफिकेशन रहेगा, एनपीए हो गया है या स्टैंडर्ड है एसेट है उसका क्लासिफिकेशन रहेगा, ठीक है, डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी पोजेस्ट, जो सिक्योरिटी है बैंक के पास उसके बाद उसका पूरा डिटेल रहेगा, ठीक है, और ओरिजिनल मालिक कौन है, टाइटल होल्डर कौन है उसका भी नाम रहेगा। किस किस पे ये एप्लीकेबल होता है, ये ऑल कमर्शियल बैंक्स पे एप्लीकेबल है, लेकिन पेमेंट बैंक पे एप्लीकेबल नहीं है, ये याद रखिएगा, पेमेंट बैंक पे ये एप्लीकेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि पेमेंट बैंक तो लोन देता ही नहीं है, तो अगर लोन देगा ही नहीं तो क्या वो सिक्योरिटी लेगा, और क्या सिक्योरिटी लेगा, बस बात खत्म। ऑल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, फिर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि एक्सिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी, नाबाफिड, ठीक है, ऑल एनबीएफसी इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, और ऑल एआरसी यानी कि ऑल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आया हो, आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट आरबीआई सर्कुलर है जिसको हम लोग देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है पीनल चार्जेस इन लोन अकाउंट्स अंडर द फेयर लेंडिंग प्रैक्टिस। ये जो सर्कुलर है इसमें क्या बात हुआ था, एक्चुअली में आरबीआई ने कुछ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया था जो कि फेयर लेंडिंग को रोक रहा था, जो हम लोग सही से लेंड करते हैं कस्टमर को, इसमें कुछ कुछ गड़बड़ी दिख रही है। ये जो गड़बड़ी है ये आरबीआई आइडेंटिफाई कर लिया और इसके बाद इसका सॉल्यूशन लाने के लिए बहुत सारा डायरेक्शन लेकर के आया, ताकि जो बैंक है ये फेयर लेंडिंग वापस से करने लगे, जो नहीं कर रहा है। क्या प्रॉब्लम था उसको जानना जरूरी है। प्रॉब्लम ये था कि जो बैंक है ये पेनल्टी के केस में पीनल चार्ज नहीं लगा करके पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहा था। तो पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पीनल चार्जेस क्या है, इसको समझते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल बैंक लोन देता है तो इसको लोन नहीं मिल रहा है वापस, लोन रिपेमेंट नहीं हो रहा है, तो बैंक पीनल चार्ज काटेगा, है ना, पीनल चार्ज लगा देगा, कुछ पेनल्टी डाल देगा। तो ये है सिंपल, ये है आम जिंदगी। लेकिन अभी बैंक जो है वो मेंटोस जिंदगी कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बैंक क्या कर रहा है, पीनल चार्ज नहीं लगा करके पीनल इंटरेस्ट चार्ज लगा इंटरेस्ट कर रहा है, पीनल इंटरेस्ट,
ठीक है। अब पीनल इंटरेस्ट जो है वो बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है, लेकिन बैंक जो है वो पीनल इंटरेस्ट कर रहा है। ये चीज ही एक बड़ा प्रॉब्लम है जो कि आरबीआई आइडेंटिफाई किया है। कैसे प्रॉब्लम है ये, देखिए, अगर मान लीजिए कि आप जो है वो 20,000 रुपए का लोन लिए थे, ठीक है, और आप लोन वापस नहीं कर पाए, आपका अभी इंटरेस्ट लग गया है, 2,000 का इंटरेस्ट भी है बकाया, टोटल आपका इतना इंटरेस्ट है, आप पेमेंट नहीं किए तो आपको एक पीनल चार्ज लगा दिए, हम कुछ पेनल्टी डाल दिए, मान लीजिए कि आपको हम 500 रुपए का पेनल्टी चार्ज कर दिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे पीनल चार्ज। एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 20,000 और 2,000, 22,000, 22,500, ठीक है। ये आपको आइडियल सिचुएशन में करना चाहिए, लेकिन बैंक ऐसा नहीं कर रहा है। बैंक क्या कर रहा है, देखिए, 20,000 आपका लोन था, आप वापस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उस पर 2,000 का आपको इंटरेस्ट भी हो गया है। तो अब जब आप पीनल इंटरेस्ट लगा रहे हैं, तो पीनल इंटरेस्ट में आप 10% इंटरेस्ट लगा रहे हैं, दोनों पे लगा रहे हैं, 20,000 प्लस 2,000 पे लगा रहे हैं, तो यहाँ पर आप लगाएं 10%, तो 2,200 रुपया हो गया। तो अब आपको पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, समझे। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रहा है, ये देखिए कि ये जो इंटरेस्ट है इस पे भी आपको पीनल इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। इंटरेस्ट पे भी आप इंटरेस्ट दीजिएगा क्या, इंटरेस्ट पे भी आप पेनल्टी दीजिएगा, ये तो सही नहीं है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये गलत हो गया, इसीलिए आरबीआई बोल रहा है कि ये तुम गलत कर रहे हो भाई। तुम पीनल इंटरेस्ट जो ले रहे हो, तुम इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट ले रहे हो, जो इंटरेस्ट है उसको तुम कैपिटलाइज कर ले रहे हो, और तुम टोटल पे पीनल इंटरेस्ट ले रहे हो। तुम पीनल चार्ज लो ना, तुम इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो, तुम फेयर लेंडिंग करो, तुम गड़बड़ क्यों कर रहे हो, तुम धोखा क्यों दे रहे हो। और बैंक क्या कर रहा है, पीनल इंटरेस्ट जब चार्ज कर रहा है तो ये चीज बता नहीं रहा है कि हम पीनल इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, चुपके से ले रहा है, ये तो फेयर लेंडिंग प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। इसीलिए बोल रहा है कि अगर तुमको लेना ही है, तुमको बहुत मन कर रहा है कि तुम लो, तो उस केस में तुमको की फैक्ट स्टेटमेंट में या फिर एमआईटीसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन में बताना पड़ेगा स्पेसिफिकली। ये बात कर रहा है आरबीआई। तो बैंक ने क्या गड़बड़ कर रहा है वो आप जाने, तो बैंक को गड़बड़ रोकने के लिए आरबीआई क्या कहा वो भी आप जाने, ठीक है। एक बार रीड करते हैं, लेकिन कोर यही था, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, आरबीआई ने पाया है कि जो रेगुलेटरी एंटिटीज है वो पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, जो कि ओवर एंड अबव द एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। जो पेनल्टी चार्ज होता है उसको हम लोग पीनल चार्जेस की तरह चार्ज करना चाहिए, ना कि पीनल इंटरेस्ट रेट की जैसा। पीनल इंटरेस्ट क्या होता है और पीनल चार्ज क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप एक बार देख सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा उसको लेकर के क्या डायरेक्शन आरबीआई लेकर के आया, आरबीआई ने कहा कि देयर शैल बी नो कैपिटलाइजेशन ऑफ पीनल चार्जेस, पीनल चार्जेस का कोई भी कैपिटलाइजेशन नहीं होना चाहिए। नो फर्दर इंटरेस्ट कंप्यूटेड ऑन सच चार्जेस, अगर कोई पीनल चार्जेस ऑलरेडी लग गया है तो उसके ऊपर भी आप इंटरेस्ट नहीं लगा सकते हैं, ठीक। इसके बाद बोला कि रेगुलेटरी एंटिटीज शुड नॉट इंट्रोड्यूस एनी एडिशनल कंपोनेंट टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लीजिए कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.9% है, तो हम चुपके से क्या कर दिए, इसको 8% कर दिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम एक एडिशनल कंपोनेंट ऐड नहीं कर सकते हैं आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, पहला बात में ये कहा। दूसरा बात में कह रहा है कि जो भी तुम पीनल चार्जेस लगाओगे, जो भी बैंक पीनल चार्जेस लगाएगा, एक बार बोर्ड से अप्रूव्ड पॉलिसी के तहत होना चाहिए, ठीक है। तो लेंडर्स विल हैव टू फॉर्मुलेट ए बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी ऑन पीनल चार्जेस और सिमिलर चार्जेस ऑन लोन। इसके बाद कहता है कि अगर आप पीनल चार्ज लगा रहे हैं एक इंडिविजुअल पे, तो वो हमेशा कम होना चाहिए देन पीनल चार्जेस ऑन नॉन इंडिविजुअल। एग्जाम्पल कि हम एक आदमी है जो लोन लेने के लिए गए हैं, और एक कंपनी है आर्यन ग्रेड बी, वो भी लोन लेने के लिए गया है, तो आर्यन ग्रेड बी और हम भी लोन लेने के लिए गए हैं, तो मेरा जो पीनल चार्जेस होगा वो हमेशा कम होगा आर्यन ग्रेड बी से, क्योंकि हम इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल पे जो पीनल चार्जेस लगेगा वो हमेशा ही कम रहेगा देन नॉन इंडिविजुअल, ठीक है, फॉर सिमिलर नॉन कंप्लायंस ऑफ लोन कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो इंडिविजुअल है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ पर्पस होना चाहिए, बिजनेस के अदर पर्पस होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस के अलावा कोई पर्पस से है तब जाकर के हमको ये पीनल चार्जेस का कम अमाउंट देना पड़ेगा। अब ये जो रेगुलेटेड एंटिटीज है, इनको ये क्वांटम एंड रीजन ऑफ पीनल चार्जेस ये बताना पड़ेगा अपने की फैक्ट स्टेटमेंट में और एमआईटीसी में, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन में बताना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी आप रिमाइंडर भेज रहे हैं अपने कस्टमर को, साथ में आप एप्लीकेबल पीनल रेट भी भेज दीजिए, एप्लीकेबल पीनल चार्जेस भी भेज दीजिए। किस किस पे ये एप्लीकेबल होता है, बैंक्स इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरआरबी, एक्सक्लूडिंग पेमेंट बैंक। क्योंकि पेमेंट बैंक जो है वो लोन देता ही नहीं है,
तो उस पे ये हम लोग कैसे लगा सकते हैं ये रूल, ठीक है। एनबीएफसी पे ये एप्लीकेबल है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पे एप्लीकेबल है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे ये एप्लीकेबल है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि एक्सिम बैंक, नाबार्ड, सिडबी, नाबार्ड, ये सब पे भी एप्लीकेबल है, ठीक है। किसी किसी चीज़ों पे एग्जाम्पशन दिया गया है, जैसे क्रेडिट कार्ड पे एग्जाम्पशन दिया गया है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स पे एग्जाम्पशन दिया गया है, ट्रेड क्रेडिट, स्ट्रक्चर ऑब्लिगेशन कवर्ड अंडर प्रोडक्ट स्पेसिफिक डायरेक्शंस, ये सब एग्जाम्पशन है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो एप्लीकेबिलिटी है, ये जो भी डायरेक्शंस है, ये कब से चालू हो जाएगा? ये डायरेक्शन चालू हो जाएगा 1 जनवरी 2024 से, ठीक है, जो कि चालू हो गया है। अब रेगुलेटेड एंटिटीज जो है वो अपना पॉलिसी फ्रेमवर्क को रिवाइज करेगा और जो भी फ्रेश लोन आने वाला है उसमें अपना पॉलिसी को लगाएगा। और अगर कोई एग्जिस्टिंग लोन है तो अगर उस लोन को कभी रिन्यू करेंगे या फिर रिव्यू करेंगे तो उस केस में भी हम लोग इसको चालू कर देंगे, जो डायरेक्शंस है उसको फॉलो करना चालू कर देंगे, ठीक है। इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग लोन्स, नेक्स्ट रिव्यू या फिर रिन्यूअल डेट या फिर 6 मंथ फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ सर्कुलर विच एवर इज अर्लियर, उस केस में ये डायरेक्शन फॉलो किया जाएगा। तो 6 मंथ तो ऑलरेडी हो गया है, तो मतलब कुछ भी कहें तो एग्जिस्टिंग लोन्स पे जो है वो नया फ्रेमवर्क चालू हो गया है और फ्रेश लोन्स पे भी नया फ्रेमवर्क चालू हो गया है। तो कब से चालू होगा ये आपको ध्यान में नहीं रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि प्रॉब्लम क्या था। प्रॉब्लम ये था कि पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था बैंक या फिर एफआई, ठीक है, और उसको सिर्फ पीनल चार्ज देना था। पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो पीनल चार्ज के ऊपर भी रहता है, यानी कि इंटरेस्ट के भी ऊपर इंटरेस्ट होता है, वो एक प्रॉब्लम था। उसके लिए डायरेक्शन लेकर के आया गया आरबीआई द्वारा। आरबीआई कह रहा है कि कोई भी कैपिटलाइजेशन नहीं होना चाहिए पीनल चार्जेस का, कोई भी फर्दर इंटरेस्ट कंप्यूट नहीं होना चाहिए कुछ पीनल चार्जेस के ऊपर, साथ में कोई भी एडिशनल कंपोनेंट आप ऐड नहीं कर सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। जो भी आप चार्जेस लगाएंगे, पीनल चार्जेस लगाएंगे, उसके लिए आपको एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी रहना चाहिए। पीनल चार्जेस अगर आप लगा रहे हैं एक कोई इंडिविजुअल पे तो वो हमेशा कम होना चाहिए देन नॉन इंडिविजुअल। तो नॉन इंडिविजुअल में आप जितना पीनल चार्ज लगाएंगे उससे आपको कम ही लगाना पड़ेगा अगर आप इंडिविजुअल पे पीनल चार्ज लगा रहे हैं। लास्ट में जो भी पीनल चार्जेस है उसका रीजन, उसका क्वांटम, ये आपको एमआईटीसी और केएफएस में बताना पड़ेगा। एमआईटीसी का मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस और की फैक्ट स्टेटमेंट, इसके अंदर बताना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो पीनल चार्ज अगर आप लगाने वाले हैं तो जब भी आप नॉन कंप्लायंस का रिमाइंडर भेज रहे हैं कस्टमर को या फिर बोरोवर को, उसके साथ साथ आप पीनल चार्जेस के बारे में बता दीजिए किस किस पे ये डायरेक्शंस एप्लीकेबल है। बैंक्स एक्सेप्ट पेमेंट्स बैंक, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि एक्सिम बैंक, नाबार्ड, सिडबी और नाबार्ड, किस किस पे एग्जाम्पशन है, किस किस चीज़ों पे ये डायरेक्शंस लागू नहीं हो रहे हैं। क्रेडिट कार्ड, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ट्रेड क्रेडिट्स, स्ट्रक्चर्ड ऑब्लिगेशन कवर्ड अंडर प्रोडक्ट स्पेसिफिक डायरेक्शंस, ठीक है। पर्सनल लोन के लिए क्या बात कहा गया उसको भी एक बार देख लेते हैं। पर्सनल लोन के लिए बात कहा गया है कि जो रेगुलेटेड एंटिटीज है उसको ये ऑप्शन देना पड़ेगा बोरोवर्स को कि ये लोग स्विच ओवर कर सकता है फ्लोटिंग रेट से फिक्स्ड रेट में। अगर कोई फ्लोटिंग रेट में कोई लोन उठाया है तो उसके पास ऑप्शन होगा कि वो फिक्स्ड रेट में जा सकता है। साथ में अगर बोरोवर चाहेगा तो ईएमआई का इन्हांसमेंट कर सकता है और इसका जो टेन्योर है उसको बढ़ा भी सकता है, ईएमआई के टेन्योर को बढ़ा सकता है। साथ में जो रेगुलेटेड एंटिटीज है उसको ये बात क्लियरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि जो बेंचमार्क रेट चेंज होता है तो उससे ईएमआई में क्या चेंजेस आएगा। तो रेगुलेटेड एंटिटीज है उसको बताना पड़ेगा कि देखो बेंचमार्क रेट अगर चेंज होगा तो उसकी वजह से आपका ईएमआई में भी चेंज आएगा। तो ये बात भी क्लियरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा। यही बात था और कुछ भी बात नहीं था, ठीक है। इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर। नमस्कार दोस्तों, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आरबीआई सर्कुलर ये है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए कुछ गाइडलाइंस लेकर के आया है आरबीआई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको सबसे पहले समझने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पीएसएल क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है, और उसके बाद फिर गाइडलाइंस देखना होगा। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर 8 सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहाँ पर आरबीआई सोचता है कि ये हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है, यहाँ पर लोन देना चाहिए। तो आरबीआई कहता है कि बैंक सुनो, तुम जितना भी लोन देता है ना तो उसका कुछ परसेंटेज तुमको प्रायोरिटी सेक्टर में देना पड़ेगा। ये प्रायोरिटी सेक्टर कौन कौन सा सेक्टर है जो हम लोग डिसाइड किए हैं, इसको शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं अमीसरो से। अमीसरो का मतलब कि AM, ठीक है, AMEESHRO। ए से एग्रीकल्चर, M से MSME, E से एक्सपोर्ट क्रेडिट, E से एजुकेशन, S से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, H से हाउसिंग और R से रिन्यूएबल एनर्जी, O से अदर्स। तो ये जो 8 सेक्टर है ये 8 सेक्टर है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग।
ये आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ से सवाल देखने को मिल सकते हैं। अब कितना टारगेट दिया गया है हर बैंकों को, तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक को टारगेट दिया गया है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है वो 40% अपना जो भी वो लेंडिंग करता है वो PSL में करेगा। RRB को दिया गया है 75% टारगेट, स्मॉल फाइनेंस बैंक को 75% और प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को 75%, बट इन ए फेज्ड मैनर, यानी कि तुरंत 75% नहीं करना है, धीरे धीरे करके अपना जो टारगेट है उसको बढ़ाना है फॉर PSL। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए धीरे धीरे करके उसको फेज्ड मैनर में अपना टारगेट बढ़ाना है। इसको लेकर के ही अभी गाइडलाइंस आया है। प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है ना, पहले इसको कहा गया था कि 2024 तक 75% कर लेना, लेकिन अभी उसको ठीक करके क्या कर दिया गया है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है, ये टारगेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और बोला है कि मार्च 2024 तक सिर्फ 60% ही तुम टारगेट को मीट करो, ठीक है, और 2025 तक करना 65% और 2026 तक करना 75%, यानी कि तुरंत 75% मत करो और थोड़ा सा टाइम ले लो। 2024 तक 60% करो, 2025 तक 65% और 2026 तक 75%। ये तो हो गया ओवरऑल PSL टारगेट। PSL टारगेट के अंदर भी कुछ टारगेट होता है कि कुछ लोन आपको वीकर सेक्शन में देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे एग्रीकल्चर में एक वीकर सेक्शन है, तो वीकर सेक्शन में कितना टारगेट रहना चाहिए, कितना वहाँ पर लेंडिंग करना चाहिए, इसका भी टारगेट रहता है। तो ओवरऑल जो सेक्टर के लिए टारगेट है, PSL का ओवरऑल टारगेट ये दिया हुआ है 60%, 75%, और जो सब टारगेट है यानी कि PSL टारगेट के अंदर जो सब टारगेट है उसके लिए भी बताया गया है कि अगर वीकर सेक्शन के लिए आप एडवांस दे रहे हैं तो उसका टारगेट क्या रहेगा। 2024 तक 11.5%, 2025 तक 11.75% और 2026 तक 12%, ठीक है। ये तो हम लोग समझ लिए PSL के बारे में। इसका गाइडलाइंस क्या आया है ये भी जान लेते हैं। गाइडलाइंस कहता है कि अभी जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है ना, ये जितना भी इसको लोन देना चाहिए PSL में, कुछ टारगेट है, फॉर एग्जांपल कि 75% इसको लोन देना चाहिए, लेकिन ये लोन नहीं दे पाया, सिर्फ 65% दे पाया या फिर 60% दे पाया, यानी कितना शॉर्टफॉल हो गया, 15% का शॉर्टफॉल हो गया। ये 15% अगर लोन देता तो कहीं पर हेल्प ही होता, तो हेल्प तो नहीं कर पाया। तो RBI कहता है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जो लोन नहीं दे पाया है, वो लोन को तुम जमा कर दो, सॉरी वो अमाउंट जो है उसको जमा कर दो RIDF में। RIDF नाबार्ड के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया एक फ़ंड है जो कि हेल्प करेगा इसी पैसा को प्रायोरिटी सेक्टर में लगाने का। तो अगर मान लीजिए कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लेंड नहीं कर पाया तो ये जो शॉर्टफॉल अमाउंट है ये कहाँ कंट्रीब्यूट कर देगा, RIDF फंड में, और ये RIDF फंड में जब जाएगा उसके बाद फिर ये अल्टीमेटली जिसको लेंड करना था उसी को पहुँच जाएगा। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कहा गया था कि ये RIDF में देगा ही देगा पैसा जो शॉर्टफॉल है, और IRDF में नहीं दिया तो फिर कोई अदर फंड में दो जो कि नाबार्ड का है या फिर NHB का है या फिर मुद्रा लिमिटेड का है, ठीक है। ये बात कहा था पहले, लेकिन अभी गाइडलाइंस में क्या बात कह रहा है, अभी गाइडलाइंस में कह रहा है कि देखो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21 और फाइनेंशियल ईयर 22 यहाँ पर तुमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है टू कंट्रीब्यूट इन RIDF फंड। लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक तो ऑलरेडी कर चुका होगा, क्योंकि 2021 और 2022 के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर RBI जो सर्कुलर लेकर के आया है 2023 में लेकर के आया है और कह रहा है कि UCB जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है इसको कंट्रीब्यूट करने का कोई दरकार नहीं है फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए और 22 के लिए। लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक तो ऑलरेडी कर चुका होगा ना, क्योंकि ये तो पास्ट का बात कर रहा है, ऑलरेडी कर चुका होगा। तो अगर ऑलरेडी किया हुआ है तो उस केस में क्या बोलता है, उस केस में बोलता है RBI कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए जो भी तुमको पेमेंट करना होगा तो उसका हम लोग सेटअप कर देंगे तुम्हारा पहले से पेमेंट किया हुआ से, ठीक है। और अगर मान लो कि 2023 में तुमको पेमेंट करने का दरकार नहीं है, तुम टारगेट को मीट कर लिया है, तो उस केस में तुमको जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको रिफंड कर देंगे। तो ये बात कहता है। आई होप ये आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो अगर शॉर्ट में समझे तो PSL टारगेट को अगर मीट करना नहीं हो पाया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से, तो जितना नहीं हो पाया है उतना अमाउंट को ये कंट्रीब्यूट कर देगा कहाँ पर, RIDF फंड में, जो कि नाबार्ड के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। या फिर RIDF में कर दो या फिर अदर फंड इस्टेब्लिश्ड बाय नाबार्ड, NHB या फिर मुद्रा लिमिटेड। तो गाइडलाइंस कह रहा था कि अब जो है फाइनेंशियल 2021 के लिए और 22 के लिए कंट्रीब्यूट करने का कोई दरकार नहीं है। लेकिन 2022-21 तो पहले हो चुका है, यानी कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है ये ऑलरेडी कहीं पर दे चुका होगा, कंट्रीब्यूट कर चुका होगा। तो यहाँ पर कहता है RBI कि अगर ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर दिया है पैसा तो फिर से नहीं करना पड़ेगा, जो फाइनेंशियल 2023 में आपको करना है वो सेटअप हम लोग कर लेंगे। और अगर मान लीजिए कि फाइनेंशियल 2023 में आपको करना नहीं है, ठीक है, आपने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है,
आपको शॉर्टफॉल अमाउंट देना ही नहीं है, तो उस केस में आपका रिफंड कर दिया जाएगा। पीएसएल में कौन कौन सा सेक्टर आता है ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अमीसरो, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और अदर्स। शेड्यूल कमर्शियल बैंक को कितना टारगेट है कि वो अपना साल का जो लोन देता है वो कितना परसेंट लोन जो है वो पीएसएल में देना पड़ेगा, 40%। आरआरबी में 75%, स्मॉल फाइनेंस बैंक में 75% और प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 75%, बट इन फेज मैनर। और फेज मैनर का टारगेट हम लोगों ने देखा कि 2024 तक 60% करना पड़ेगा, और 2025 तक 65% और 2026 तक 75%, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया है ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। आपका कमेंट जो है वो मैं दिन रात देखते रहता हूँ, तो आप कमेंट करना ना भूलें, बिल्कुल कमेंट करें। और आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं हमारे चैनल को। ये जो नोट्स है ये आपको मिल जाएगा इन टेलीग्राम, ठीक है। एक पेड टेलीग्राम है, पेड टेलीग्राम नहीं कह सकता हूँ इसको, फ्री टेलीग्राम ही है फॉर मेंटरशिप स्टूडेंट्स। तो मेंटरशिप स्टूडेंट्स को ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर हम लोग FAQ देखने वाले हैं, जिसमें कहता है कि एक रेसिडेंट पर्सन जो है वो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन तभी कर सकता है जब ऑथराइज्ड पर्सन से करा रहा हो तब। दूसरा, परम्यूटेड पर्पस से हो रहा हो तब, ठीक है। यानी कि फॉरेक्स ट्रांजैक्शन जो है, फॉरेन एक्सचेंज का जो ट्रांजैक्शन है, एक रेसिडेंट आदमी तभी कर सकता है जब वो ऑथराइज्ड पर्सन से ट्रांजैक्शन करवा रहा हो या फिर परमिटेड पर्पस के लिए ही वो ट्रांजैक्शन हो रहा हो। अदरवाइज आपको पेनल्टी लग जाएगा अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये बात जो है RBI का वेबसाइट में दिया हुआ है। यहाँ से एग्जामिनेशन में सवाल देखने को मिल सकता है रिगार्डिंग RBI ग्रेड बी 2024, ठीक है। क्या कहता है थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं इसको। ओवरऑल यही समझे कि एक रेजिडेंट पर्सन जो है उसको बोल रहा है कि ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही तुम ट्रांजैक्शन करो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन, और साथ में परमिटेड पर्पस ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि परमिशन के बिना ही कोई दूसरा पर्पस है आपका और वो पर्पस से आप काम कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको पीनल एक्शन लग जाएगा अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 या फिर फेमा 1999। इसको डिटेल में समझते हैं। तो हम लोग ये देखें कि रेजिडेंट पर्सन जो है वो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन कर सकता है ओनली थ्रू ऑथराइज पर्सन और परमिटेड पर्पस, ठीक है। तो ऑथराइज पर्सन कौन होता है? ऑथराइज पर्सन वो पर्सन होता है जो कि RBI ने ऑथराइज किया है टू डील इन फॉरेक्स ट्रांजैक्शन। जैसे कि बहुत सारा डीलर हो गया, मनी चेंजर हो गया, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट हो गया, ये सब क्या है? ये सब RBI के द्वारा ऑथराइज है टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो उसके थ्रू अगर आपको फॉरेक्स ट्रांजैक्शन करना है तो आप कर सकते हैं। कहाँ पर करिएगा ट्रांजैक्शन? स्टॉक एक्सचेंज में कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ना, ये क्या होता है? अदर देन एक्सचेंज, जहाँ पर आपका ट्रेडिंग होता है, जहाँ पर आप फॉरेन एक्सचेंज का ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑब्वियस सा बात है कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्शन होगा। इसके बाद अलर्ट लिस्ट का बात आता है। RBI जो है अलर्ट लिस्ट जारी करता है जहाँ पर वो लिखता है कि कौन कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या फिर कौन कौन सा ETP अभी अनऑथराइज है। तो उसका नाम पहले दे देता है कि तुम पहले ही देख लो कि कौन कौन सा अनऑथराइज है और गलती से भी उसको यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो ये हो गया ऑथराइज पर्सन का खेला। अब परमिटेड पर्पस को क्या है? देखिए, जब आप फॉरेक्स का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका क्या मंशा है उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि फॉरेन करेंसी और इंडियन करेंसी इसके बीच में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उस केस में सिर्फ आपको हेजिंग पर्पस से ही करना चाहिए ट्रांजैक्शन। हेजिंग पर्पस क्या होता है? जहाँ पर आप अपना सुरक्षा के लिए काम कर रहे होते हैं। हेजिंग आप जाने होंगे मेरे इसमें डेरिवेटिव वाला वीडियो में। तो हेजिंग पर्पस के लिए कर सकते हैं अगर हमको करना है फॉरेन करेंसी और इंडियन करेंसी के बीच में ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर हम लोग को फॉरेन करेंसी और फॉरेन करेंसी के बीच में ट्रांजैक्शन करना है, इंडियन करेंसी का कोई बात नहीं है, तो RBI बोलता है जो मर्जी करो बाबा, हमको कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ पर नो ट्रांजैक्शन है, नो रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा परम्यूटेड पर्पस फॉर फॉरेक्स डेरिवेटिव। अब इसके बाद लिखा है परम्यूटेड फॉरेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है? देखिए, पहला वाला था कि सब्जी क्यों बनेगा, ठीक है, सब्जी क्यों बनेगा, सब्जी क्यों, ठीक है। और दूसरा वाला है कौन सा सब्जी, ठीक है। मतलब ऊपर में था कि फॉरेक्स डेरिवेटिव का आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो क्या पर्पस आपका रहना चाहिए, और दूसरा है कि कौन सा फॉरेक्स डेरिवेटिव परमिटेड है, ठीक है, परमिटेड फॉरेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट, ठीक है। पहला वाला प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है और दूसरा वाला बोल रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है, दूसरा वाला बोल रहा है ये जो प्रोडक्ट है इसको आप किस लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
तो ये वाला है कि कौन सा प्रोडक्ट है, और ये वाला है कि वो प्रोडक्ट को किस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट में आप क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या क्या आप डेरिवेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सा डेरिवेटिव इस्तेमाल करने के लिए परमिटेड है। ठीक है, तो बहुत सारा है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे डेरिवेटिव अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ आपने देखा होगा कि एक्सचेंज में भी कुछ डेरिवेटिव ट्रेड होता है। एक्सचेंज का मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज। अब जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये थोड़ा सा कंट्रोल्ड रहता है, लेकिन ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर मार्केट ये कंट्रोल नहीं रहता है, ये आपस में एग्रीमेंट करके आदमी लोग कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो एक्सचेंज में सिर्फ फ्यूचर्स और ऑप्शंस पे ट्रेड कर सकते हैं, यही परमिटेड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा रहता है और ज़्यादा लॉस ना हो जाए लोगों का, इसीलिए ज़्यादा रिस्कियर ऑप्शन यहाँ पर चूज़ नहीं करते हैं, हम लोग फ्यूचर और ऑप्शन को ही चूज़ करते हैं। लेकिन ओवर द काउंटर में बहुत सारा चीज़ परमिटेड है, क्योंकि वो तो एक्सचेंज के अंदर नहीं आता है, आप अलग से कर रहे हैं, तो परमिशन में आप कुछ भी करिए, आपने परमिट कर लीजिए, आपस में एग्रीमेंट करके अपना ट्रांजेक्शन करिए। तो आपस में मिल करके एग्रीमेंट करके क्या क्या ट्रांजेक्शन किया जा सकता है, क्या क्या परमिटेड है। तो यहाँ पर बोल रहा है फॉरवर्ड, स्वैप, एक करेंसी स्वैप भी यहाँ पर रह गया, करेंसी स्वैप भी आप कर सकते हैं। ठीक है, करेंसी स्वैप कर सकते हैं, फॉरेक्स स्वैप कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद फिर कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन आप खरीद सकते हैं, जैसे कि आप फ्यूचर और ऑप्शन में करते हैं। तो ओवर द काउंटर मार्केट में आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि मैक्सिमम चीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड, स्वैप, करेंसी स्वैप, फॉरेक्स स्वैप, और साथ में परचेस ऑफ कॉल एंड पुट ऑप्शन। ठीक है, यूज़र दो तरीके का होता है, रिटेल यूज़र और नॉन रिटेल यूज़र। तो रिटेल यूज़र कौन होते हैं? रिटेल यूज़र वो होते हैं, वैसे एंटिटी होते हैं जिनका मिनिमम नेटवर्थ 500 करोड़ है, या फिर मिनिमम टर्नओवर 1000 करोड़ है, या फिर नॉन रेसिडेंट है अदर देन इंडिविजुअल, तो इनको ही हम लोग रिटेल यूज़र कहते हैं। अब नॉन रिटेल यूज़र कौन हो गया? नॉन रिटेल यूज़र कौन हो गया? जो रिटेल यूज़र नहीं है वही तो नॉन रिटेल यूज़र है। ठीक है, तो आप इसके लिए बोल सकते हैं यूज़र अदर देन रिटेल यूज़र। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया, इसको समराइज़ करते हैं फटाफट। एक रेसिडेंट पर्सन जो है वो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन तभी कर सकता है जब ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू कर रहा हो या फिर परमिटेड पर्पस के लिए कर रहा हो। ऑथराइज्ड पर्सन कौन होता है? जिसको आरबीआई ने ऑथराइज किया है टू डील इन द फॉरेन एक्सचेंज। एग्जाम्पल डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। ठीक है, इसके बाद जो ट्रांजैक्शन आप करेंगे करेंगे कहाँ पर? कोई प्लेटफॉर्म में करेंगे या फिर एक्सचेंज में करेंगे। तो एक्सचेंज हो गया, बहुत स्टैंडर्ड हो गया। अदरवाइज आप ईटीपी में कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में कर सकते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर आपका फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन होता है। अलर्ट लिस्ट आरबीआई जारी करता है जहाँ पर जो भी अनऑथराइज ईटीपी है उसका नाम रहता है, जहाँ से आपको हेल्प हो सकता है। परमिटेड पर्पस, कौन सा पर्पस है जिसके लिए हम लोग फॉरेक्स डेरिवेटिव का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? तो यहाँ पर मैंने बताया था कि कौन सा फॉरेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, उसके बाद ना इसका मंशा देखेंगे। तो कौन सा कर सकते हैं आप? ओटीसी में बहुत सारा कर सकते हैं, जैसे कि फॉरवर्ड, स्वैप, करेंसी स्वैप, कॉल एंड पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं, और एक्सचेंज ट्रेडेड में आप फ्यूचर को कर सकते हैं और ऑप्शन को कर सकते हैं। तो ये है डेरिवेटिव प्रोडक्ट जो आप कर सकते हैं, लेकिन किस लिए करिएगा? परमिटेड पर्पस क्या है? अगर आप फॉरेन करेंसी और इंडियन करेंसी का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको हेजिंग करना चाहिए, हेजिंग के लिए ही करना चाहिए, अदरवाइज आपको नहीं करना चाहिए। और अगर आप फॉरेन करेंसी के बीच में कर रहे हैं तो आपको जो मर्जी है करिए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आया आपको, मैंने यहाँ पर आपको सब कुछ समझा दिया है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर। चलिए, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज हम लोग एनईएफटी सिस्टम को देखने वाले हैं। एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र मतलब कि नेशनली हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली फ़ंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बैंक से दूसरा बैंक, यानी पूरे नेशन वाइड हम लोग एक बैंक से दूसरे बैंक में इलेक्ट्रॉनिकली फ़ंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका ही सिस्टम है एनईएफटी सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये आरबीआई के द्वारा ओन्ड है, यानी आरबीआई का ये सिस्टम है, और आरबीआई ही इसको ऑपरेट भी करता है थ्रू बैंक्स। तो बैंक्स के थ्रू आरबीआई फैसिलिटी दे रहा है, तो आरबीआई हो सकता है कुछ लेवी करता हो बैंकों से कुछ चार्ज करता हो, तो नो चार्ज बाय आरबीआई टू बैंक। ये जो हम लोग फंड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसमें आईएफएससी कोड का बहुत महत्व है। आईएफएससी कोड रहेगा तब इजीली आपका फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाएगा। आईएफएससी कोड 11 डिजिट का होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे यही पूछेगा कि आईएफएससी कोड कितना डिजिट का होता है। ये जो सिस्टम है एनईएफटी सिस्टम, ये ऑनलाइन है, सिक्योर्ड है, नियर रियल टाइम ये ट्रांजैक्शन हो जाता है, 24/7 आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं।
रेमिटेंस का कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी आप रेमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, रेमिटर के पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो उस केस में रेमिटर क्या करेगा, किसी भी नज़दीकी एनईएफटी इनेबल्ड ब्रांच में जाएगा, किसी भी नज़दीकी एनईएफटी इनेबल्ड ब्रांच में जाएगा और वहाँ पर डिपॉजिट कर देगा कैश। लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है और आप चाह रहे हैं कि आप पैसा भेजें, तो उस केस में आपका लिमिट है 50,000 पर ट्रांजैक्शन। ऐसे तो कोई लिमिट नहीं था ना, लेकिन यहाँ पर लिमिट हो जाएगा अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, रेमिटर के पास बैंक अकाउंट नहीं है। यहाँ पर हम लोग एनआरई अकाउंट और एनआरओ अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके साथ साथ बीवेयर मैगजीन एगो मैगजीन आता है, ये आरबीआई का मैगजीन है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये आरबीआई का मैगजीन है, ये भी आप याद रखिएगा, फॉर अवेयरनेस पर्पस आरबीआई इसको इशू करता है, बी अवेयर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो कैसे हो आप लोग, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं इंडो नेपाल रेमिटेंसेस स्कीम। ये स्कीम क्या है, थोड़ा सा समझते हैं इसको। ये स्कीम है इंडो नेपाल रेमिटेंसेस स्कीम, यानी कि इंडिया से लेकर के हम लोग नेपाल पैसा भेजेंगे, इंडिया से लेकर के नेपाल तक हम लोग रेमिटेंस करेंगे। इसी का स्कीम का नाम है इंडो नेपाल रेमिटेंसेस स्कीम। ये स्कीम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसबीआई का एग्जामिनेशन में भी ये पूछा जा चुका है और ये आरबीआई सर्कुलर है जो कि बहुत न्यूज़ में था, प्लस आरबीआई एफएक्यू में भी ये सवाल आया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया नेपाल रेमिटेंस स्कीम के बारे में समझते हैं। इंडिया नेपाल, इंडिया से लेकर के नेपाल तक हम लोग पैसा भेज सकेंगे, ये स्कीम के बारे में बोलता है। लेकिन ये वन वे स्कीम है, हम लोग इंडिया से नेपाल पैसा भेज सकते हैं लेकिन नेपाल से इंडिया नहीं भेज सकते हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए, इंडिया में या फिर नेपाल में जिसको भी पैसा जा रहा है उसके पास बैंक अकाउंट है या नहीं है कोई मतलब नहीं है, इसके बावजूद पैसा ट्रांसफ़र वो कर सकता है। क्यों ये स्कीम को लाया गया था, ये स्कीम को इसीलिए ला के आए थे क्योंकि बहुत सारा लेबर लोग हैं जो कि यहाँ पर काम कर रहा है, माइग्रेंट्स लोग हैं जो कि इंडिया में आकर काम कर रहा है, वो अपने नेपाल में अपना घर में पैसा भेजना चाहता है। तो अपना घर में पैसा भेजना चाहेगा तो हो सकता है कि बूढ़ी अम्मा हो उसकी घर में, ठीक है, जहाँ पर वो पैसा ना दे पाता हो क्योंकि उनका बैंक अकाउंट नहीं है, या फिर इसी का बैंक अकाउंट नहीं है, लेबर का बैंक अकाउंट नहीं है, जो इंडिया में काम कर रहा है उसी का बैंक अकाउंट नहीं है, तो वो पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा है। तो आरबीआई ने कहा कि हम लोग इस तरह का अरेंजमेंट बनाते हैं कि बैंक अकाउंट हो चाहे नहीं हो, आपका जो मनी है वो ट्रांसफ़र हो जाए। तो इसीलिए इंडो नेपाल स्कीम आया, ठीक है। स्कीम का क्या नाम है, इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम, इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम। ये जो स्कीम है 2008 में आया था आरबीआई के द्वारा, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि आप इंडिया से भेज सकते हैं पैसा नेपाल में, ठीक है। ये वन वे है, मतलब इंडिया से नेपाल जाएगा लेकिन नेपाल से इंडिया नहीं आएगा, ठीक है, पैसा ट्रांसफ़र होगा, लिख देते हैं मनी ट्रांसफ़र। अब इंडिया से जो भेजेगा वो तो सेंडर ही होगा, रेमिटर ही होगा, तो इसके पास बैंक अकाउंट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसके पास मान लीजिए कि बैंक अकाउंट है और नहीं भी है। अब नेपाल का भी यही सीन हो सकता है, नेपाल में जो रिसीव कर रहा है पैसा उसका भी हो सकता है बैंक अकाउंट हो या फिर नहीं हो। तो क्या होगा, दोनों केस में क्या होगा, अगर मान लीजिए कि इंडिया में कोई पैसा भेज रहा है, यानी कि रेमिटर है, सेंडर है, उसके पास बैंक अकाउंट है, तब तो कोई बात नहीं, वो आराम से पर ट्रांजैक्शन में 2 लाख रुपया भेज सकता है, 2 लाख रुपया पर ट्रांजैक्शन वो भेज सकता है। और कितना भेज सकेगा, टोटल कोई भी लिमिट नहीं है, वो भेज सकता है, जितना भेजने का मन है वो भेज सकता है, नो लिमिट। लेकिन मान लीजिए कि बैंक अकाउंट है ही नहीं, हम इंडिया से पैसा भेज रहे हैं लेकिन मेरे पास तो बैंक अकाउंट है ही नहीं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम बैंकों को बताएंगे कि हम हैं कौन, जो पैसा भेज रहा है वो है कौन। तो उसमें कैसे बताएगा वो कि है कौन, तो उसमें उसको कुछ आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड हो गया, ठीक है, और पैन कार्ड हो गया, एट्सेट्रा, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सब वो पहले आईडी कार्ड देगा, आईडी प्रूफ देगा। इसके बाद वो पर ट्रांजैक्शन जो है वो 50,000 ही भेज सकता है, और इसमें लिमिट है, ये 1 साल में मैक्सिमम 12 बार भेज सकता है पैसा, ठीक है, मैक्सिमम 12 बार ये पैसा भेज सकता है। ये तो हो गया कि इंडिया में जो भेज रहा है पैसा उसका अगर बैंक अकाउंट है या नहीं है। अगर मान लीजिए नेपाल में जो पैसा लेगा उसका बैंक अकाउंट है या नहीं है, तो क्या होगा, अगर उसका बैंक अकाउंट नहीं है, या फिर समझते पहले बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट है तो कोई बात नहीं है, उसको आराम से पैसा मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी नेपाल एसबीआई लिमिटेड है, नेपाल एसबीआई लिमिटेड वहाँ पर भी है, जो कि उन लोग को पैसा पहुँचा देगा जिसका बैंक अकाउंट है। लेकिन जिसका बैंक अकाउंट नहीं है वो क्या करेगा, जिसका बैंक अकाउंट नहीं है तो उस केस में, या फिर कोई ऐसा आदमी है नेपाल में जो कि नेपाल एसबीआई बैंक में जाकर के पैसा नहीं ले सकता है, तो उस केस में नेपाल एसबीआई बैंक ने क्या किया है, एक कंपनी खोला है, कंपनी बाय एनएसबीएल। ये कंपनी का क्या नाम है, ये कंपनी का नाम है प्रभु मनी ट्रांसफ़र, प्रभु
मनी ट्रांसफ़र, ये एक मनी ट्रांसफ़र कंपनी है प्रभु मनी ट्रांसफ़र। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, कैश डिलीवरी कर देगा, कैश डिलीवरी कर देगा। एक बात जो यहाँ पे याद रखने का है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो हम इंडियन रुपी भेज रहे हैं ना, तो इंडियन रुपी जब हम भेज रहे हैं तो जब वहाँ पर आदमी को मिलेगा वो नेपाली रुपी मिलेगा, ठीक है, नेपाली रुपी मिलेगा, समझे। तो मतलब कि चेक करने का, उसके बाद ट्रांजैक्शन को एक्सचेंज करने का कोई लफड़ा नहीं है, एकदम परफेक्ट उसको मिल गया यहाँ पर, ठीक है। ये इसका फ़ायदा है। और कुछ फ़ायदा है, एक बार देख लेते हैं हम कि और कुछ तो नहीं रह गया। चलिए, सब कुछ मैंने यहाँ पर बता दिया रिगार्डिंग दिस स्कीम। तो बस इतना ही आपको स्कीम में याद रखना था कि इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम है। यहाँ पर हम इंडिया से लेकर के नेपाल तक पैसा को भेज सकते हैं। इंडिया में भी हो सकता है बैंक अकाउंट हो ना हो, या फिर नेपाल में भी हो सकता है बैंक अकाउंट हो ना हो। अगर बैंक अकाउंट होगा इंडिया में तो उसको नो लिमिट है, कितना ही पैसा भेज सकता है, लेकिन पर ट्रांजेक्शन 2 लाख रुपया भेज सकेगा। और अगर मान लीजिए कि इंडिया से पैसा भेजना चाहता है लेकिन बैंक अकाउंट है नहीं, उस केस में उसको ID प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एट्सेट्रा। और पर ट्रांजेक्शन वो 50,000 ही भेज सकता है, मैक्सिमम 12 टाइम्स इन अ ईयर भेज सकता है। अगर नेपाल में किसी के पास बैंक अकाउंट है तो उसको आराम से NSBL के द्वारा मिल जाएगा, नेपाल स्टेट बैंक लिमिटेड से द्वारा मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि वहाँ पर बैंक अकाउंट उसके पास नहीं है, वहाँ पर जो भी रिसीव करा उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो उस केस में नेपाल SBI लिमिटेड के द्वारा एक कंपनी है प्रभु मनी ट्रांसफ़र, वो पैसा निकाल करके उस आदमी को दे देगा जिसका बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है। यही पूरा खेला था। यहाँ पर जो इंडियन रुपये हम लोग भेज रहे हैं उसको मिल रहा है नेपाली रुपीज़ में, ये बहुत अच्छा बात है, उसको बहुत सारा झमेला कम हो जाएगा। इससे किसको फ़ायदा होगा, बहुत सारा माइग्रेंट्स है, स्टूडेंट्स है, उसको फ़ायदा पहुँचेगा, ठीक है। बस इतना ही मुझे कहना था, और बाकी तो आपको जो PDF मिलेगा वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब तब तक के लिए हर हर महादेव, सब शंकर। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन हाई होता है। अब मेरा मोटिवेशन हाई होगा तो हम आपका मोटिवेशन हाई रख पाएंगे, है ना। चलिए, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोन स्कीम, एजुकेशन लोन स्कीम है ये, जिसका नाम है IBA मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम, ठीक है। IBA मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम, IBA का मतलब है यहाँ पर इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो यहाँ पर एजुकेशन लोन हम लोग दे रहे हैं, किसको देंगे, बच्चों को ही देंगे जो कि इंटरनेशनली या फिर इंडिया में हायर एजुकेशन लेना चाहता है या प्रोफेशनल एजुकेशन लेना चाहता है। तो एजुकेशन देने के लिए हम लोग ये पैसा दे रहे हैं, ये स्कीम इसी को लेकर के बात करता है, ठीक है। तो हमारा ये पर्पस है कि हम लोग प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए, टेक्निकल कोर्स करने के लिए जिनके पास पैसा नहीं है उनको पैसा देंगे, ठीक है। याद रहे कि डिजर्विंग कैंडिडेट को हम लोग पैसा देंगे, किसी का पैसा नहीं देंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम लोग इसको समझते हैं तो काफ़ी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा होच-पोच लग रहा है। इसको हम लोग नोट्स के फॉर्मेट में पहले समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका नोट्स बनाया है, नोट्स के फॉर्मेट में समझेंगे ना तो बहुत आसान लगेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये इंडियन बैंक एसोसिएशन का ये स्कीम है जिसका नाम है मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम, ठीक है। इसके अंदर लोन किसको देते हैं, पहली बात तो लोन किसके लिए देते हैं, टेक्निकल एजुकेशन के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो अब्रॉड में हो। तो किसको हम लोग देते हैं, इंडियन होना चाहिए जो कि एडमिशन सिक्योर कर लिया है इंडिया में या तो अब्रॉड में, और ये जो है मेरिट बेस्ड टेस्ट दे करके इसको एडमिशन मिला है, डोनेशन दे करके टेस्ट एडमिशन नहीं मिला है, तो थ्रू एंट्रेंस टेस्ट। तो इंडियन होना चाहिए जो कि एडमिशन सिक्योर किया है या तो इंडिया में या तो अब्रॉड में थ्रू एंट्रेंस टेस्ट, तो उसी को ये लोन स्कीम के अंदर हम लोग लोन देंगे। टर्म लोन देंगे, कितना का टर्म लोन देंगे, मिनिमम कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम अगर वो इंडिया में पढ़ाई करेगा तो 10 लाख का लोन दे सकते हैं मैक्सिमम, अगर वो अब्रॉड में पढ़ाई करेगा तो 20 लाख का लोन देंगे मैक्सिमम, ठीक है। अब ये जो लोन हम लोग देंगे इसमें गारंटी भी ज़रूरत पड़ता है क्या, तो गारंटी को लेकर के बात करते हैं, गारंटी को लेकर के बात करते हैं, फिर सिक्योरिटी को लेकर बात करेंगे। तो गारंटी को लेकर के क्या बात है, अगर मान लीजिए कि जो लोन है वो 4 लाख के अंदर है तो ना ही कोई गारंटी ज़रूरत है और ना ही उसके लिए कोई सिक्योरिटी ज़रूरत है। अगर लोन जो है वो सिर्फ 4 लाख का ही है तो ना ही गारंटी की ज़रूरत है ना ही सिक्योरिटी की ज़रूरत है। लोन कितना मिल सकता है, 10 लाख मिल सकता है इंडिया के केस में, अगर अब्रॉड में पढ़ रहे हैं तो 20 लाख का लोन मिल सकता है। तो इसी में कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई 4 लाख तक का ही लोन लिया है तो कोई गारंटी का जरूरत दरकार नहीं है, कोई सिक्योरिटी का दरकार नहीं है। लेकिन 4 लाख से ज़्यादा का लोन लिया है तो गारंटी लगेगा क्या, हाँ गारंटी लगेगा, थर्ड पार्टी सुटेबल गारंटी देना पड़ेगा अगर 4 लाख से ऊपर का लोन है। लेकिन 4 लाख से ऊपर का लोन है और 7.5 लाख तक का लोन है, लेकिन जो है ना इस लोन को कवर कर रहा है कोई गवर्नमेंट एजेंसी, गारंटी दे रहा है कोई गवर्नमेंट एजेंसी, NCGTC के द्वारा ये कवर्ड है। तो अगर मान लीजिए कि लोन का अमाउंट 4 लाख से 7.5 लाख तक के बीच में है
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है या फिर वो कवर कर रहा है, तो उस केस में फिर आपको गारंटी देने का ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो 4 लाख तक में कोई भी गारंटी नहीं है, लेकिन 4 लाख के ऊपर हो गया तो थर्ड पार्टी से आपको गारंटी देना पड़ेगा। लेकिन अगर 7.5 लाख का ही लोन है और NCGTC के द्वारा कवर्ड है, तो उस केस में आपको कोई भी एडिशनल गारंटी नहीं लगेगा। ठीक है। सिक्योरिटी का बात करें कि गिरवी कुछ रखना पड़ेगा क्या, तो 4 लाख तक का लोन है तो कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर 4 लाख के ऊपर का है, तो 4 लाख से लेकर के 7.5 लाख तक का अगर लोन हो गया, तो उस केस में थर्ड पार्टी गारंटी से काम चल जाएगा। अगर जो लोन है 4 लाख से 7.5 लाख के बीच में है, तो उसमें थर्ड पार्टी गारंटी भी मिलेगा ना, तो उसको हम सिक्योरिटी मान लेंगे। इसके बाद अगर मान लीजिए लोन जो है 7.5 लाख के ऊपर का है, तो उस केस में आपको कोलैटरल सिक्योरिटी देना पड़ेगा। साथ में जो फ्यूचर इनकम है उसका असाइनमेंट भी देना पड़ सकता है। ठीक है। तो हम लोगों ने यही देखा कि जो IBA का एजुकेशन लोन है, इसमें हम लोग एजुकेशन लोन दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? जिसको ज़रूरत है, जो इंडियन है और जिसको एडमिशन मिला है इंडिया में या फिर अब्रॉड में, बेस्ड ऑन मेरिट, बेस्ड ऑन एंट्रेंस टेस्ट, उसी को हम लोग देंगे। मिनिमम कोई भी लिमिट नहीं है, मैक्सिमम 10 लाख अगर वो इंडिया में पढ़ाई करेगा, 20 लाख अगर वो अब्रॉड में पढ़ाई करेगा। कोई गारंटी है क्या? 4 लाख तक अगर लोन लेता है तो कोई गारंटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन 4 लाख के ऊपर अगर कोई लोन लेता है तो थर्ड पार्टी का आपको गारंटी लेना पड़ेगा। लेकिन अगर 7.5 लाख तक का ही लोन है और NCGTC के द्वारा कवर्ड है, तो फिर कोई भी गारंटी नहीं चाहिए। सिक्योरिटी की बात करें तो 4 लाख तक का तो कोई भी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। 4 लाख के ऊपर जाएंगे 7.5 लाख तक, तो उस केस में थर्ड पार्टी गारंटी लेंगे, तो उसी को सिक्योरिटी मान लिया जाएगा। और अगर 7.5 लाख के ऊपर भी आप लोन ले रहे हैं, तो उस केस में आपको कोलैटरल सिक्योरिटी भी देना पड़ेगा और हो सकता है कि फ्यूचर इनकम का आपको असाइनमेंट भी देना पड़ेगा। मार्जिन क्या है? तो अगर 4 लाख तक का लोन है तो मार्जिन है कुछ नहीं, नील। ठीक है। अगर 4 लाख तक का लोन है तो मार्जिन है नील। लेकिन अगर 4 लाख से ज़्यादा का लोन है, तो उस केस में अगर इंडिया में पढ़ाई कर रहा है तो मार्जिन है 5%, और अगर अब्रॉड में पढ़ाई कर रहा है तो मार्जिन है 15%। ठीक है। मॉरेटोरियम पीरियड क्या है, इसको आप एक बार देख लेना जरूरी है। मॉरेटोरियम पीरियड का मतलब होता है कि वो कौन सा पीरियड है जब आपको पैसा देने की दरकार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लोन लिया, लोन लेकर के आप रिपेमेंट करेंगे, EMI देंगे, तो एक समय के बाद ही ना आप EMI देंगे कि आपने लोन लिया है और EMI देते जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। एक लिमिट तक आपको पैसा चुकाना नहीं पड़ेगा, एक लिमिट तक आपको EMI पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। उस लिमिट को बोल रहे हैं हम लोग मॉरेटोरियम पीरियड। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर या फिर जॉब प्लस 6 मंथ, विच एवर इज अर्लियर, वही आपका मॉरेटोरियम पीरियड होगा। उस समय तक आपको लोन रिपेमेंट नहीं करना होगा। मतलब कि मान लीजिए कि आपका कोर्स पीरियड खत्म हो गया, लेकिन आपको कोई जॉब नहीं मिला और 1 साल बीत गया, तो 1 साल के बाद आपको एजुकेशन लोन का जो रिपेमेंट है वो करना पड़ेगा। या फिर आपका जो जॉब लग गया, कोर्स पीरियड खत्म हुआ और आपको जॉब लग गया, तो 6 मंथ के अंदर आपको फिर से पेमेंट करने चालू करना पड़ेगा। ठीक है। इसीलिए बोला कि कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर या फिर जॉब प्लस 6 मंथ, विच एवर इज अर्लियर। जो पहले हो जाता है तब आपका मॉरेटोरियम पीरियड खत्म हो जाएगा और रिपेमेंट पीरियड चालू हो जाएगा। रिपेमेंट पीरियड कब तक चलेगा? अप टू 15 ईयर्स, अगला 15 साल तक चालू होगा। ठीक। तो यही था और कुछ नहीं था। चलिए हम लोग इसको रीड कर लेते हैं। रीड करने में काफ़ी भारी लगता है ना आप लोग को, रीड कर लेते हैं। तो IBA मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम, इसका क्या पर्पस है कि हम लोग हायर स्टडीज़ के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक है। टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज में लोगों को हेल्प करें, इंडिया में और अब्रॉड में। एलिजिबिलिटी क्या है? इंडियन नेशनल होना चाहिए स्टूडेंट, साथ में ये एडमिशन इसको मिलना चाहिए कहाँ पर? इंडिया में या फिर अब्रॉड में, थ्रू एंट्रेंस टेस्ट या फिर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है। यहाँ पर टर्म लोन मिलेगा और क्वांटिटी ऑफ लोन क्या है? मिनिमम अमाउंट कुछ नहीं है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट अगर इंडिया में पढ़ाई करेगा तो 10 लाख का लोन मिल सकता है, अगर अब्रॉड में पढ़ाई करेगा तो उस केस में 20 लाख तक का लोन मिल सकता है। ठीक है। 20 लाख तक का लोन यहाँ पर मिल सकता है। इसके बाद फिर मार्जिन का यहाँ बात हुआ है। मार्जिन अगर क्या रहेगा? अगर मान लीजिए लोन जो है वो 4 लाख के अंदर है तो मार्जिन 0 है, लेकिन जो लोन है वो 4 लाख के ऊपर का है, तो उस केस में इंडिया में अगर पढ़ाई कर रहा है तो मार्जिन होगा 5%, और अगर इंडिया से बाहर पढ़ाई कर रहा है तो मार्जिन होगा 15%। ठीक है। गारंटी का बात करते हैं तो 4 लाख तक में कोई गारंटी ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन जो लोन है वो 4 लाख के ऊपर है तो थर्ड पार्टी गारंटी चाहिए होता है, थर्ड पार्टी गारंटी चाहिए होता है, सूटेबल थर्ड पार्टी गारंटी चाहिए होता है। लेकिन अगर 7.5 लाख तक का लोन है और NCGTC के द्वारा कवर्ड है, तो उस केस में आपको कोई गारंटी देने का दरकार नहीं है। यहाँ पर एक और बात कहा गया है कि जो पेरेंट्स है वो जॉइंट बोरोवर्स रहेगा एजुकेशन लोन के लिए। ठीक है। सिक्योरिटी का बात करते हैं। सिक्योरिटी का मतलब कि गिरवी, तो गिरवी क्या रखना पड़ेगा?
तो 4 लाख तक का अगर लोन है तो कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। अगर 4 लाख से 7 लाख के बीच में लोन है तो उस केस में थर्ड पार्टी गारंटी होगा, उसी को हम लोग गिरवी मान लेंगे। और अगर मान लीजिए 7.5 लाख से ऊपर का लोन है तो उस केस में आपको कोलेटरल देना पड़ेगा, ठीक है। और हो सकता है कि जो फ्यूचर इनकम आपका होगा उसका भी असाइनमेंट हम लोग ले लें कि इन फ्यूचर आपको कुछ पैसा मिलेगा ना, तो मान लीजिए कि 2 महीना का पैसा जो है वो आपका ले लिया जाएगा। इस तरह से भी आपका करा जा सकता है सिक्योरिटी, ठीक है। रीपेमेंट पीरियड जो है वो 15 ईयर्स है, बस यही था और कुछ भी नहीं था। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो लाइक करके जाइए, क्यों बैठे हो खाली, बजाओ ताली और लाइक दे दो, ठीक है, लाइक दे दो। ये जो नोट्स है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का आप टेलीग्राम पे सर्च करना कुमार आर्यन टेलीग्राम, छोटा छोटा अक्षर से कुमार आर्यन टेलीग्राम, ठीक है, और आपको मिल जाएगा नोट्स। अभी फ़िलहाल के लिए आप लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, आपका कमेंट का बहुत ज़रूरत है मेरा, समझिए। आपका एक कमेंट जो है वो मेरा पूरा दिन बना देता है, और अभी आपको कमेंट करना चाहिए क्योंकि मुझे मोटिवेशन का ज़रूरत है। अगर मैं मोटिवेट रहूँगा तो मैं आपको और मोटिवेट कर दूँगा। तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करके तो रखें ही, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको आगे आने वाले कंटेंट में बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। चलो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्वे जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 को लेकर के ये 3 सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 2 सर्वे जो है वो आरबीआई के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, एक सर्वे जो है आईएमएफ के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ये तीनों जो सर्वे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे यूट्यूब में इस 3 सर्वे को किसी ने कवर नहीं कराया है। इससे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ से चांसेस और बढ़ जाता है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। स्किप करेंगे तो आप अपने रिस्क में इसको स्किप करिए। मैं तो कहूँगा कि यहाँ से एग्जामिनेशन में सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है 2 नंबर का, हो सकता है 20 नंबर का, हो सकता है 10 नंबर का, लेकिन सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए, इसको आप देखते चलिए। अगर आप ये वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो इसका जो पीडीएफ मिलेगा वो पीडीएफ आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप वीडियो को देख लीजिए, बाद में आप पीडीएफ रीड कर लीजिएगा। आपका यहाँ पे बहुत फ़ायदा होगा। तीनों सर्वे को एक-एक बार हम लोग देख लेते हैं। 3 सर्वे का क्या-क्या नाम है? पहला सर्वे है एनुअल सर्वे ऑन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड आईटीईएस एक्सपोर्ट। दूसरा सर्वे है कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सर्वे। तीसरा सर्वे का नाम है सर्वे ऑन फॉरेन लायबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनीज एंड देयर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इन इंडिया। तीनों को एक-एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए, रीड करने के लिए मैंने यहाँ पर आपको पूरा कंटेंट दिया हुआ है। इसको आप अभी रीड कर लेंगे। अभी नहीं, जैसे ही आपको पीडीएफ मिलेगा आप रीड कर लीजिएगा। अभी जो है ये पूरा पीडीएफ को मैं समझाने के लिए आपको शॉर्ट नोट्स दिया हूँ। तो शॉर्ट नोट्स में आप समझ भी पाएँगे और यहाँ पर आप रीडिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर डिस्क्रिप्टिव सवाल आ गया तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, और या फिर अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी सवाल बनता है तो वहाँ पर भी आपको रीडिंग तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो हम लोग जो है पहला सर्वे को देखते हैं। पहला सर्वे है एनुअल सर्वे ऑन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड आईटीईएस एक्सपोर्ट। ये जो है सर्वे कौन कराता है? ये आरबीआई कराता है। इसको हम लोग थोड़ा-सा समझते हैं ऐसे ही, ओवरव्यू लेते हैं इसका। देखो, आरबीआई एक सर्वे कराता है ऑन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और आईटीएस एक्सपोर्ट। हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है, किस चीज़ों का? सर्विसेज़ का। जैसे कि सॉफ्टवेयर हम लोग बेचते हैं, जैसे कि आईटीईएस का जो सर्विसेज़ है वो हम लोग देते हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज़ देते हैं। बीपीओ देते हैं, जैसे कि कॉलिंग का फीचर हम लोग दूसरे देशों को देते हैं। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गया, ये लोगों को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं अपना सर्विसेज़। तो कितना सर्विसेज हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसका डेटा तो किसी के पास रहना चाहिए ना। इसका डेटा इकट्ठा करता है आरबीआई। ये क्यों डेटा इकट्ठा कर रहा है? आरबीआई ये दुनिया को दिखाना चाहता है कि देखो हमारे भारत से कितना सर्विसेज एक्सपोर्ट होता है, कितना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का सर्विसेज एक्सपोर्ट होता है। इससे क्या फायदा होगा? जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है उन लोगों का कॉन्फिडेंस रेज होगा और वो लोग इंडिया को एक अच्छा तरीके से देख पाएगा। साथ में हमारा जो पब्लिक है वो पब्लिक भी कॉन्फिडेंस करेगा कि हमारा इंडिया अच्छा ग्रो कर रहा है। तो इसके लिए ये सर्वे किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है, एनुअली किया जाता है। और किन कंपनियों से डेटा लिया जाता है? वही कंपनी से डेटा लेंगे ना जो कंपनी एक्सपोर्ट कर रहा होगा सर्विसेज का। तो ऐसा कंपनी, ऐसा एलएलपी, ऐसा पार्टनरशिप फर्म जो कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज दे रहा हो, आईटीईएस दे रहा हो, बीपीओ सर्विसेज दे रहा हो, ठीक है। तो वो लोग कंपनी एलिजिबल है और वहीं से हम डेटा इकट्ठा करेंगे, ठीक है। और ये जो डेटा इकट्ठा करेंगे सारा डेटा हम लोग को मिल जाएगा, मतलब सारा डेटा आरबीआई को मिल जाएगा। आरबीआई क्या करेगा? सारा डेटा का एक कंसोलिडेटेड वर्जन बनाएगा और उस कंसोलिडेटेड वर्जन को ये पब्लिक कर देगा। तो पब्लिक कर देगा तो इंटरनेशनली वो चीज़ पब्लिक हो जाएगा, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में कॉन्फिडेंस आएगा इंडिया को लेकर के, ठीक है। साथ में अब चूंकि ये कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन है,
कंपनी वाइज तो इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो इसका मतलब कि जो कंपनी वाइज का डेटा था वो डेटा भी बच गया, वो डेटा पब्लिक नहीं हो पाया। तो ये काम है इस सर्वे के अंदर। ये सर्वे कब होता है? पहली बात तो ये एनुअली होता है, हर साल में होता है। ये इन्फॉर्मेशन कब जमा करना पड़ेगा? ये जो एलिजिबल कंपनीज है इसको 15 जुलाई के अंदर जमा करना होता है। यहाँ पर जो भी रिपोर्टिंग करता है, जो भी एलिजिबल कंपनी है जो कि रिपोर्ट करेगा आरबीआई को, वो किस में करेगा? इंडियन नेशनल रुपये में करेगा, आईएनआर में करेगा। ठीक है, अगर मान लो डॉलर में कमा रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट करेगा तो डॉलर में कमाएगा ना, एक्सपोर्ट करेगा तो येन में तो कमाएगा, तो ये जो कमा रहा है इंडियन रुपये में कन्वर्ट करके देना पड़ता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ऐसा कंपनी जिसका 2-3 ब्रांच है जो कि इंडिया में लोकेटेड है और कुछ ब्रांच जो है आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, तो उसके लिए भी सिर्फ एक ही फॉर्म में सारा इन्फॉर्मेशन कंपनी डाल करके आरबीआई को दे देगा। ठीक है, इसके बाद इस सर्वे में एक वर्ड आता है टोटल अमाउंट हेल्ड। टोटल अमाउंट हेल्ड का मतलब होता है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो कि बाहर से रिसीव होने वाला है इंडिया में। देखिए, जब ये जो कंपनियां है, ये कंपनी जब आरबीआई को सारा डेटा दे रहा होगा, तो इसके अंदर एक डेटा में पहला डेटा जो होता है, सबसे ओपनिंग डेटा जो होता है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जो डेटा होता है, उसको बोलते हैं यहाँ पर टोटल अमाउंट हेल्ड। टोटल अमाउंट हेल्ड का मतलब कि कितना पैसा अभी हम लोगों का मिलना बाकी है, जो कि मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको भी आप जान लीजिए कि टोटल अमाउंट हेल्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो सर्वे है ये किसने किया है? ये सर्वे किया है आरबीआई, एनुअली करता है। इस सर्वे में हम लोग उस कंपनी को देखते हैं जो कि सॉफ्टवेयर, आईटीईएस और बीपीओ का सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा होगा। अब कौन एलिजिबल है? वैसा कंपनी, वैसा एलएलपी और ऐसा पार्टनरशिप फर्म जो कि एक्सपोर्ट कर रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का और आईटीईएस का। ये जो सर्वे रिजल्ट है ये पब्लिक कर दिया जाएगा टू रेज द कॉन्फिडेंस ऑन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। यहाँ पर एक कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज भी है, यानी कि कंपनी वाइज इन्फॉर्मेशन हम लोग पब्लिक नहीं करते हैं, लेकिन कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन हम लोग पब्लिक करते हैं। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो सबमिट करता है एलिजिबल कंपनीज या फिर एलिजिबल एलएलपी या फिर एलिजिबल पार्टनरशिप फर्म, ये किस में करता है? ये आईएनआर में करता है और 15 जुलाई तक ये लोग सबमिट कर देता है। अगर 2-3 ब्रांच कंपनी का इंडिया में है, कोई आउटसाइड इंडिया है, तो उन लोग को सिर्फ एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा और वहीं पे सारा बात बता देना पड़ेगा। ठीक, तो ये एक सर्वे था, इसको आप यहाँ पर रीड कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग अगला सर्वे को देखते हैं। अगला सर्वे का नाम है कोऑर्डिनेटेड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सर्वे। इस सर्वे को हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, इसमें हमारा काम बन जाएगा। देखिए क्या होता है, ये जो है ये आरबीआई नहीं करता, ये आईएमएफ करता है। ये जो सर्वे है ये आईएमएफ करता है और ये एक वॉलंटरी डेटा कलेक्शन एक्सरसाइज है। एक वॉलंटरी डेटा कलेक्शन एक्सरसाइज है। इसका मतलब कि आईएमएफ बोलता है कि अपने मर्जी से तुम लोग डेटा कलेक्ट करके हमको दे दो। सब देशों को बोला है आईएमएफ कि देखो भाई, अपने मर्जी से वॉलंटरी तुम लोग डेटा जो है वो हमको दे दो। ठीक है, रिगार्डिंग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जब एक देश कोई दूसरा देश में जाकर के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, वहाँ का लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो, है ना। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, उसको कहते हैं हम लोग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर आईएमएफ कहता है कि जो भी देश किसी दूसरे देश में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसका जानकारी हमको दे दो। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा? तुम जहां पर भी इन्वेस्ट किया है उस देश से भी हम एक बार जाकर के वेरीफाई कर लेंगे, तो वो देश भी बोलेगा हाँ मेरे जगह में तो ये पोर्टफोलियो इन्वेस्ट किया है। तो दोनों तरफ से जब पोर्टफोलियो इन्वेस्ट हो रहा है, ये चीज जब ये नॉलेज जो है पब्लिक डोमेन में जब आ जाएगा तो क्या होगा? बहुत फायदा होगा। बाद में कोई भी देश धोखा नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन हो गया पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को लेकर के, तो इसीलिए ये सर्वे का नाम है कोऑर्डिनेटेड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सर्वे। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिया का सर्वे हो रहा है, इसीलिए हम लोग इंडिया की बात करेंगे। तो ये जो कोऑर्डिनेटेड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सर्वे है ये वॉलंटरी डेटा कलेक्शन के बेस पे है, यानी कि आईएमएफ जो है ये वॉलंटरी डेटा मांगता है। इंडिया के केस में आरबीआई जो है वो सारा डेटा ले लेता है सारा कंपनियों से और सारा डेटा को दे देता है आईएमएफ को। ठीक है, तो आरबीआई सबमिट डेटा फॉर इंडिया। पहले जो है वॉलंटरी डेटा कलेक्शन जो है ना एनुअली करता था, इंडिया जो है एनुअली डेटा भेजता था। 2004 में ये स्टार्ट हुआ था और एनुअली हम लोग डेटा भेजते थे। किसका डेटा? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का डेटा। लेकिन 2014 से क्या हुआ है, अब सेमी एनुअली यानी कि साल में 2 बार हम लोग भेजने लगे हैं अपना डेटा रिगार्डिंग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें कौन कौन एलिजिबल है? बैंक्स, एनबीएफसी और नॉन बैंकिंग कॉर्पोरेशन जैसे कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, साथ में यहाँ पर म्यूचुअल फंड भी आ जाएगा। ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब कंपनी एलिजिबल है। यहाँ पर क्या चीज़ के बारे में सर्वे हो रहा है? यहाँ पर हम लोग जो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इसका स्टैटिस्टिकल डेटा दे देते हैं
किसको देते हैं? IMF को देते हैं। इससे क्या होता है? इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन हम लोग का मालूम चलता है कि भारत का इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन कैसा है। अगर भारत जो है ये ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट किया है, यूएस में इन्वेस्ट किया है और अमेरिका में इन्वेस्ट किया है, एक ही हो गया यूएस और अमेरिका। तो मान लीजिए यूएस में किया है, इंग्लैंड में किया है और ऑस्ट्रेलिया में किया है इंडिया पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये बात जब बता दिया जाएगा आईएमएफ को, तो आईएमएफ क्या करेगा? वहां से भी क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेगा, यूएस से, इंग्लैंड से और ऑस्ट्रेलिया से। तो इससे क्या मालूम चलेगा? इंटरनेशनली मालूम चलेगा कि इंडिया कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है और इंडिया का इन्वेस्टमेंट का क्या पोजीशन है। ठीक है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जब हम लोग जारी करेंगे वहां पर ये काफी काम आएगा। इसीलिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का स्टैटिस्टिकल डेटा जो है इसी को हम लोग देते हैं, इसी का ये सर्वे है। पहले आरबीआई बाकी कंपनियों से ये डेटा ले लेता है और फिर आरबीआई क्या करता है? आईएमएफ को ये डेटा दे देता है। स्टैटिस्टिकल डेटा के अंदर दो डेटा आता है। स्टैटिस्टिकल डेटा जो यहाँ पर हम बोल रहे हैं इसके अंदर दो डेटा है। पहला कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एसेट के बारे में बता दो, जैसे कि इक्विटी हम लोग कौन सा देश में खरीदे हैं, लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटीज हम लोग कितना लिए हैं, शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटी कितना लिए हैं। तो ये सब जो है इसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन दे देंगे। साथ में हम लोग क्या करेंगे? जो काउंटर पार्टी इकोनॉमीज है उससे भी जाकर के बात कर लेंगे और उससे भी बात कर लेंगे कि तुम्हारे पास ये डेटा है कि नहीं है। ठीक है, उससे भी बात कर लेंगे। तो आई होप ये चीज़ आप समझ पाए, ये सर्वे को आप समझ पाए। ठीक है, यहाँ से आप रीड कर लीजिएगा, सेम बात यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा सर्वे, सर्वे ऑन फॉरेन लाइबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनीज एंड देयर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इन इंडिया। देखिए इसका क्या लॉजिक है, ये आरबीआई कंडक्ट कराता है, एनुअली कराता है। इसमें आरबीआई क्या करता है? जो भी म्यूचुअल फंड कंपनीज है और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है उनसे ये डेटा ले लेता है कि वो लोग कहाँ पर इन्वेस्ट किया है। क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करता है? म्यूचुअल फंड कंपनीज कहता है कि बाकी लोग से पैसा ले लेता है और अपना जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, म्यूचुअल फंड के अंदर जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसको ये पैसा दे देता है। ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ये अलग अलग जगह में इन्वेस्ट करता है, ये अलग अलग जगह में इन्वेस्ट करता है और उससे जो रिटर्न कमाता है फिर वो लोगों को देता है। तो ये कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट किया है ये जानना बहुत जरूरी है आरबीआई के लिए। क्यों जरूरी है? तब तो आरबीआई को मालूम चलेगा कि हमारा म्यूचुअल फंड जो कंपनी है वहां पर कितना फॉरेन लाइबिलिटीज है और कितना फॉरेन एसेट है। ठीक है, इसको भी हम लोग यहाँ समझते हैं। तो ये जो सर्वे है, सर्वे ऑन फॉरेन लाइबिलिटीज एंड एसेट ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनीज एंड देयर एएमसी, ये आरबीआई के द्वारा ये सर्वे किया जाता है। एनुअल सर्वे है ये। यहाँ पर हम लोग यानी कि आरबीआई जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है फ्रॉम म्यूचुअल फंड कंपनीज और एएमसी। ठीक है, कि ये लोग कहाँ पर इन्वेस्ट किया है, कहाँ पर इसका लाइबिलिटी है और कहाँ पर इसका एसेट है। तो एसेट और लाइबिलिटी की जब हम लोग जांच लेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन को हम लोग यूज कर सकेंगे इन द कंपाइलेशन ऑफ इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन को कैलकुलेट करते समय। ठीक है, यहाँ पर आपको एफएलए फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, जो बाकी म्यूचुअल फंड कंपनीज और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को भरना पड़ता है। ठीक है, एफएलए का मतलब होगा फॉरेन लाइबिलिटीज एंड एसेट रिपोर्टिंग फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बार देख सकते हैं, देखने के लिए है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब कुछ डेटा ऐसा है जो कि तीनों सर्वे में कॉमन है। वो कुछ डेटा क्या है देखते हैं। अभी जो हमने 3 सर्वे देखा, ये तीनों सर्वे में कुछ बातें सब में कॉमन है। ये कौन सी बातें हैं? पहला बात है कि आरबीआई सेंड्स ईमेल फॉर दिस सर्वे। जब ये सर्वे आता है तो ये सर्वे का नोटिफिकेशन आरबीआई ईमेल के थ्रू भेजता है। जितना भी एलिजिबल कंपनीज है, जितना भी एलिजिबल पार्टनरशिप फर्म है या फिर एलएलपी है, जो भी एलिजिबल है उनको ये आरबीआई सर्वे भेजता है। ठीक है, ईमेल में। और ईमेल में ही पूरा वो फॉर्म दिया रहता है जिस फॉर्म को भर करके सबमिट करना पड़ता है उस एलिजिबल कंपनीज को और आरबीआई उसको फिर रिसीव करके सबमिट कर देता है। ठीक है, यहाँ पर डेटा जो भेजा जा रहा है, ठीक है, जो भी डाटा भेजा जा रहा है कंपनी के द्वारा या फिर पार्टनरशिप फर्म के द्वारा, अगर वो डेटा उसके पास नहीं है तो वो नील फाइल कर देगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखे थे कि इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएगा बहुत सारा कंपनी, तो मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है तो वहाँ पर नील बताएगा। ऐसा नहीं कि वो फॉर्म भी नहीं भरेगा, ऐसा नहीं कि सर्वे का फॉर्म भरेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्वे का फॉर्म भरेगा, अगर उसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो उसमें नील भर देगा। ठीक है, इसके बाद अगर कोई डेटा जो है अनऑडिटेड है, फॉर एग्जाम्पल अभी सर्वे में क्या डेटा मांग रहा है, आरबीआई जो है वो बाकी कंपनी से डेटा मांग रहा है। तो मान लीजिए कि कोई कंपनी ऐसा बोलता है कि मेरा डेटा जो है वो ऑडिट हुआ ही नहीं है, तो ऑडिट नहीं हुआ है तो जो भी आपका प्रोविजनल डेटा है उसी से आप डेटा को भेज दीजिए। तो ये 3 बातें था जो तीनों सर्वे में एप्लीकेबल था, तीनों सर्वे का कॉमन बातें था। तो आई होप यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आया है। अगर समझ में आया है लाइक जरूर कर दीजिए। आपका लाइक का मैं बहुत भूखा हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो में ज़्यादा लाइक आएगा तभी मेरा वीडियो जो है उसका क्रेडिबिलिटी हाई होगा। तो लाइक जरूर कर दीजिए। शेयर कर सकते हैं तो आप शेयर करिए।
सब्सक्राइब करके आप जरूर रखिए और कमेंट कर दीजिए। आपका एक कमेंट मेरा पूरा दिन बना देता है और मुझे मोटिवेशन भी प्रदान करता है। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।